नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 121 सूचनाओं का समेकन। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। एवी और जैस्मिन गोदाम से काफी दूर निकल जाने के बाद रुक गए और बाकी लोगों का इंतजार करने लगे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं और जो नाटक उन्होंने अभी किया था उसकी वजह से भी बीमार लग रहे थे। हालांकि उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी लेकिन इससे उन्हें मानसिक रूप से काफी तकलीफ हुई थी। नाटक को सफल बनाने के लिए उन्हें एकदम भ्रष्ट होने का नाटक करना पड़ा था। उसी समय जब कसेंड्रा और ब्रिटो वैन से बाहर आ रहे थे एवी को एहसास हुआ कि उनके पास आया गार्ड शक करने लगा है और उसने जैस्मिन के साथ कुछ भयानक किया है। जैस्मिन ने भी नाटक में उसका साथ दिया लेकिन उस घटना को याद करके एवी को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। फिर कभी नहीं, मैं दोबारा ऐसा कुछ करने के बजाय गोली चलाना पसंद करूंगा, एवी ने घृणा भरे चेहरे से कहा। मुझे पता है कि यह मेरा ही विचार था लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी सहमत हूं। यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा बुरा था। जैस्मिन को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। हाँ, उनकी रणनीति कारगर रही थी लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ा जो उनकी सहूलियत से परे था। वह कोई भली भांति पवित्र युवती तो नहीं थी लेकिन इतने सारे लोगों के सामने इस तरह अपना शरीर दिखाना बेहद सच था। और जिस तरह से एवी को ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था उससे उन्हें घिन आ रही थी। यह उनके सामान्य व्यवहार और उस इंसान से बिल्कुल अलग था जिससे उन्हें प्यार हुआ था। पता नहीं, मुझे तो ये बहुत मजेदार लगा। जब मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा तो मैं लगभग हंसी से लोटपोट हो गई और अपनी पोल खोल दी। कसेंड्रा ने मुस्कुराते हुए कोने से मुड़कर एवी और जैस्मिन से मुलाकात की। उसने उनका सारा ध्यान भटकाने वाला काम देख लिया था और उन दोनों को सामान्य से बिल्कुल अलग व्यवहार करते देखना वाकई मनोरंजक था। तो अगली बार तुम मेरी जगह क्यों नहीं ले लेती? जैस्मिन ने कड़वाहट से जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं एवी की गुड़िया की जगह ले सकती हूँ। कसेंड्रा के तीखे जवाब से एवी और जैस्मिन दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए क्योंकि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। फिर भी उनकी नोक-झोंक ने कम से कम एवी और जैस्मिन को अपनी झुंझलाहट बुलाने में मदद की। चिढ़ाए जाने पर थोड़ा गुस्सा और झुंझलाहट महसूस करना कहीं ज्यादा आसान था। मुझे पता है कि तुम तीनों बहुत करीब हो लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं है। बाद में फ्लर्ट कर लेना, हमें चलना होगा, एजरा ने आते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ग्रिटो तुम्हारी पीठ से क्यों चिपका है? एजरा के कंधे के ऊपर एक छोटा सा सिर देखकर एवी हैरान रह गई। किसी कारण से ग्रिटो उससे चिपका हुआ था। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और जैसा कि तुम जानते हो जब हम तेजी से भागते हैं तो वह हमारे साथ नहीं चल पाता। साथ ही यहाँ से मुझे बेहतर नजरिया मिलता है, मैं पीछा करने वालों पर नजर रख सकता हूँ, ग्रिटो ने आगे कहा। दिए गए स्पष्टीकरणों को स्वीकार करते हुए एवी ने नेतृत्व संभाला और उस हैंगर की ओर वापस जाने लगा जहां उनके जहाज इंतजार कर रहे थे। अब समय आ गया था कि वे काइडेन से मिलने और उन्हें जो कुछ मिला था उस पर चर्चा करें। अल्पविराम, वह सचमुच मर गया है। हाँ, जिस कमीने के लिए वह काम करता है उसी ने उसके दिमाग में यह बात डाली है। कैडी ने एक पारदर्शी डिब्बा निकालते हुए कहा जिसमें किसी प्रकार का उपकरण था। हैंगर में वापस आने के बाद उनके 6 लोगों का समूह डांटलेस पर फिर से मिला और आपस में बातचीत की। दुर्भाग्य से कैडी की खबर उन सभी के लिए एक बड़ा झटका थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जिस कैदी को उन्होंने पकड़ा था उसकी मौत हो गई क्योंकि वह अपने बॉस के बारे में जानकारी लीक करने वाला था। लोगों को काबू में रखने का यह एक घिनौना तरीका जरूर था लेकिन ये कारगर साबित हुआ। इससे पहले कि कैडी ने पता लगा पाता कि वे निजी सैनिक किसके लिए काम करते थे, उस आदमी को असहनीय दर्द हुआ और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ लेकिन कम से कम हमें उनके अड्डे से संचार की जानकारी तो मिल गई। इससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रिटो के चाचा को कहां रखा गया है। उद्धरण चिन्ह। अरे, सिर्फ इसलिए कि वह आदमी मुझे अपने बॉस के बारे में बताने से पहले मर गया इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, काइडेन ने बीच में टोकते हुए कहा। उसने जल्दी से वह सब बताया जो उसे पता चला था और यह चौंकाने वाला और गुस्सा दिलाने वाला दोनों था। तो उनका बॉस लॉर्ड या जो भी उसे कहते हैं भाड़ी के सैनिकों को बिना हिसाब किताब के काम देता है और फिर उन्हें अगवा कर लेता है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एवी इतना गुस्से से भर गया कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसे इस सबके पीछे के व्यक्ति पर और खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। जिन लोगों से वे लड़ रहे थे और जिनमें से कुछ को मार भी डाला था उन्हें उस शख्स के इशारों पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसने उनका अपहरण करके उन्हें गुलाम बना लिया था। फिर ये बात भी थी कि ये लोग उनके ही जैसे थे, उन्हीं की तरह भाड़ी के सैनिक जिनकी किस्मत खराब थी और जो धोखे का शिकार हो गए। सोचो भी कैसे कोई ऐसा कर सकता है? जैस्मिन ने हैरानी भरे चेहरे से कहा। ये वाकई घिनौना है लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। भाड़ी के सैनिक अक्सर गायब हो जाते हैं इसलिए कुछ खास लोगों की गहराई से जांच पड़ताल कोई नहीं करेगा। उनमें से कई के पास अच्छे कौशल होते हैं और उन्हें सैनिक बनने के लिए ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत भी नहीं होती। जिनके पास नैतिकता नहीं है उनके लिए यह अपनी सेना बनाने का आसान तरीका है। एजरा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एवी ने गुस्से में कहा। उसे लगा कि एजरा बातें समझाते समय कुछ ज्यादा ही बेपरवाह लग रहा था। वे खुद भाड़ी के सैनिक थे, उन जैसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा था और उन्हें गुलाम सैनिकों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मैं तो बस तर्कसंगत दृष्टिकोण से इस पर विचार कर रहा था, लेकिन मुझे गलत मत समझिए, मुझे भी यह घृणित लगता है। आप सबकी तरह मैं भी बहुत गुस्से में हूं। अगर इस काम के पीछे जो भी है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे अभी चीर फाड़ कर दूंगा। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 122 सूचनाओं का समेकन 2। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। जब एवी और उसके साथियों को पता चला कि जिन निजी सैनिकों से वे लड़ रहे थे वे असल में अगवा किए गए भाड़ी के सैनिक थे जिनके दिमाग में कृत्रिम अंग लगाए गए थे और जो उन्हें अधीनता में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे तो वे शांत हो गए। फिर उन्होंने काइडेन की बाकी जानकारी सुनी। एवी ने कहा। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसका नाम इनिक से शुरू होता है। यह ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ तो है। जैस्मिन, क्या तुम फ्रेगॉन सिस्टम में सक्रिय या उससे जुड़े किसी प्रभावशाली या धनी व्यक्ति की जांच करोगी? शायद हमें किस्मत साथ दे और हमें संदिग्धों की एक अच्छी सूची मिल जाए। जैस्मिन ने सिस्टम के भीतर हमलों और अपहरणों को अंजाम देने वाले संभावित मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए अपनी जांच शुरू की। वहीं ग्रिटो ने दुश्मन के अड्डे से प्राप्त संचार जानकारी वाले डेटा ड्राइव को डांटले से मुख्य कंप्यूटर से जोड़ा। वहां से उन्होंने कॉल के स्रोत का पता लगाया और पाया कि यह रेहानस ग्रह के चारों ओर स्थित एक कक्षीय स्टेशन से आ रहा था जिस ग्रह का वर्तमान में टेराफॉर्मिंग हो रहा था। खैर, हमें पता है कि वह कहां है लेकिन वहां घुसपैठ करना आसान नहीं होगा। एजरा ने स्क्रीन पर टकटकी लगाकर कहा। वह स्टेशन न केवल किले की तरह बना था बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में भी था जहां तरफ नजर रखी जा रही थी। इस समय राहनस मूल रूप से पूरे सिस्टम का केंद्र था। हर दिन सैकड़ों जहाज उस ग्रह पर आते जाते थे और पहले से ही उसके चारों ओर या आसपास के अंतरिक्ष में लगभग 100 स्टेशन मौजूद थे। सुरक्षा बेहद कड़ी थी। एलायंस पुलिस, निजी सुरक्षाकर्मी और भाड़ी के सैनिक भारी संख्या में तैनात थे। अगर एवी का समूह स्टेशन पर हमला करने की कोशिश करता तो उन्हें जल्दी घेर लिया जाता और वे हार जाते। क्या हमें पता है कि उस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? एवी ने कसांड्रा की ओर देखते हुए पूछा जो पहले से ही अपने टर्मिनल पर टाइप कर रही थी। हालांकि जैसे जैसे वह और जानकारी जुटाती गई उसकी निराशा बढ़ती गई। आखिरकार उसने अपना टर्मिनल नीचे रख दिया और हार मानकर अपने हाथ हवा में उठा दिए। मैं हार मानती हूँ, उस जगह के बारे में मुझे जो भी जानकारी मिली है वह सब बेकार है। बड़बड़ाते हुए कसांड्रा ने बताया कि ग्रिटो के चाचा को जिस ऑर्बिटल स्टेशन पर रखा गया है वह जाहिर तौर पर ब्रीच फार्मास्यूटिकल्स नामक कंपनी के स्वामित्व में है। लेकिन जब उसने कंपनी की संपत्तियों की छानबीन की यहां तक कि भाड़ी के सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाली एक वेबसाइट से जानकारी खरीदने के लिए पैसे भी दिए तो उसे एकमात्र ऐसी संपत्ति मिली जो वास्तव में मौजूद थी और वह एक ऑर्बिटल स्टेशन था। जहां तक मुझे पता है यह एक फर्जी कंपनी है, इनके कोई कार्यालय नहीं है, इनकी वेबसाइट से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। यह मूल रूप से सिर्फ एक ब्रोशर है और संपर्क के सभी तरीके पूरी तरह से स्वचालित हैं और बस आपको गोल-गोल घुमाते रहते हैं। मैंने सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज कर्मचारियों की भी जांच की है लेकिन जहां तक मुझे पता है उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ तो पैसे लेकर अभिनय कर रहे हैं, थोड़ा और समय और कड़ी मेहनत से शायद मैं और जानकारी जुटा सकूं लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सकती हूं। कसांड्रा ने अपनी कम जानकारी पर झुंझलाहट में कहा। ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अगर उन्हें पता होता कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं तो उनके पास कुछ विकल्प होते लेकिन फिलहाल वे लगभग अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे और यह बस समय की बात थी कि उनका दुश्मन उन्हें पहचान लेगा। मुझे लगता है कि जब तक जैस्मिन का काम पूरा नहीं हो जाता हमारे पास यही एकमात्र सुराग है। एवी ने एंडू और के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित उपकरण उठाया। आमतौर पर अगर उन्हें इस तरह की किसी चीज का विश्लेषण करवाना होता तो उन्हें किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करना पड़ता लेकिन सौभाग्य से उनका ग्राहक तकनीक के क्षेत्र में काफी कुशल था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे कुछ समझ पाओगे ग्रिटो? एवी ने बैटिगन के चेहरे के सामने उपकरण को लटकाते हुए पूछा। ये काफी जटिल दिखता है और मुझे निश्चित रूप से अन्य समान मस्तिष्क प्रत्यारोपणों से कोई समानता नहीं दिखती जो अधिक होते हैं। फिर भी मैं हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता हूं। मुझे कम से कम इसे खोलकर यह पता लगाना चाहिए कि यह सामान्य रूप से कैसे काम करता है। ग्रिटो आत्मविश्वास से भरा और उत्साहित लग रहा था जब उसने एवी से उपकरण वाला डिब्बा लिया। फिर वह जहाज के चिकित्सा कक्ष की ओर चल पड़ा क्योंकि वहां उसके काम करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण था। काइडेन उसके पीछे पीछे था ताकि वह किसी मुसीबत में न पड़ जाए।
काश हम एलायंस पुलिस को इसमें शामिल कर पाते, इससे ये सब बहुत आसान हो जाता। कसांड्रा बुदबुदाई। ऐसा जरूर हो सकता था, लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है। हमारे पास जो भी सबूत हैं, वे ज्यादा से ज्यादा परिस्थितिजन्य हैं और गैरकानूनी तरीकों से हासिल किए गए हैं। उस ऑर्बिटल स्टेशन को ग्रिटो और उसके चाचा के अपहरण से जोड़ने वाला एकमात्र सबूत ग्रिटो का बयान है। दुर्भाग्य से एजरा की बात सच थी। उनके पास कुछ खास ट्रांसमिशन के समय के लॉग थे, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता था कि ग्रिटो अपने चाचा से कब बात कर रहा था, क्योंकि उनके क्लाइंट ने उन्हें यही बताया था। भले ही उन्होंने ये जानकारी कानूनी तौर पर हासिल की हो, लेकिन यह एलायंस पुलिस को एक प्रतिष्ठित कंपनी के ऑर्बिटल स्टेशन पर छापा मारने के लिए राजी करने के लिए काफी नहीं थी। कानून के पक्ष में न होना मुश्किल है, भले ही हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे आमतौर पर अच्छा माना जाता हो। एवी ने बुदबुदाते हुए कहा, उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। इसके जवाब में कसंद्रा और एजरा ने आंख भरी और सिर हिलाया। भारत के सैनिक के रूप में अपने समय के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे काम स्वीकार किए थे जो इसी तरह संदिग्ध थे। इस तरह के काम पूरे करना हमेशा सबसे कठिन होता था। कम से कम जल्द ही आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। जैस्मीन ने उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगन दिखाई जिनका नाम इनी से शुरू होता था और जो फ्रैगॉन सिस्टम से जुड़े थे। पहला, अंतिम और मध्य नाम सहित मैंने लगभग 30 संभावित संदिग्धों की एक सूची बनाई है। काश मैं और बेहतर कर पाती, लेकिन इस परियोजना में वास्तव में बहुत सारे हाई प्रोफाइल व्यक्ति शामिल हैं। मुझे लगता है कि किसी ग्रह को टेराफॉर्म करना इतना बड़ा काम है। चिंता मत करो, इससे बहुत मदद मिलेगी। तुम्हारी वजह से हमारे संदिग्धों की संख्या हजारों से घटकर 30 से भी कम हो गई है। अब हमें बस ये पता लगाना है कि इस सूची में से कौन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है। एवी ने नामों को स्क्रॉल करते हुए और उनमें से अपराधी को खोजते हुए कहा। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 123 सूचना का समीकरण 3। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। उफ, हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। एवी ने अपना टर्मिनल अपने सामने कंसोल पर पटक दिया और फिर निराशा में गहरी सांस छोड़ी। पिछले लगभग 1.5 घंटे से वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जैस्मीन को मिले नामों में से कौन सा नाम फ्रैगॉन सिस्टम के इर्द-गिर्द बुनी गई साजिशों के जाल से जुड़ा है। आतंकवादी, समुद्री डाकू, गुलाम सैनिक और अगवा किए गए 2 व्यक्तिगण, ये सभी एक ही पहेली के टुकड़े थे, लेकिन इन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर समझना नामुमकिन लग रहा था। जो व्यक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए थे। सूची में से कितने लोगों के शामिल न होने का हमें पूरा भरोसा है। एवी ने उम्मीद से पूछा कि कासंड्रा, जैस्मीन और एजरा ने शायद कुछ प्रगति की हो। हमने 4 लोगों को सूची से हटा दिया है। उन सभी की ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें आतंकवादियों ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है या समुद्री डाकुओं और अन्य अज्ञात हमलावरों के हाथों उनके कई व्यापारिक जहाज नष्ट हो गए हैं। यह संभव है कि वे निर्दोष दिखने के लिए खुद को इतना नुकसान पहुंचाएं। कासंड्रा ने जवाब दिया। यह एक अच्छी शुरुआत तो थी, लेकिन अभी भी उनके पास जांच करने के लिए 24 लोग बचे थे। इस समय अगर वे उनमें से किसी एक पर भी कार्रवाई करते तो ये जुआ नहीं बल्कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता। ग्रिटो और काइडेन का क्या हुआ? क्या उन्हें कुछ पता चला? एजरा ने कासंड्रा से पूछा। मैंने अपने भाई को कई बार मैसेज किया है, लेकिन वह हमेशा यही जवाब देता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह इम्प्लांट काफी जटिल तकनीक होगी। अगर ग्रिटो इसे संभाल नहीं पाता है तो हमें किसी और से इसका विश्लेषण करवाना पड़ सकता है। इतनी दूर तक पहुंचने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि अभी का समूह मुश्किल में फंस गया है। तभी जैस्मीन ने एक ऐसे रास्ते का जिक्र किया जिसे वे सब पहले ही खारिज कर चुके थे। क्या हम ब्रिगेड फार्मास्यूटिकल्स और हमारी सूची में शामिल लोगों के बीच कोई संबंध खोजने की कोशिश कर सकते हैं? पहले हमें पता नहीं था कि हम क्या खोज रहे हैं, लेकिन 24 लोगों में से किसी एक को शेल कंपनी से जोड़ना इधर-उधर भटककर जानकारी खोजने से कहीं ज्यादा आसान होना चाहिए। कुछ समय तक कोई प्रगति न होने पर एवी, कसांड्रा और एजरा ने कंधे उठाए और जैस्मीन के सुझाव की जांच में जुट गए। अगर उन्हें ब्रिगेड फार्मास्यूटिकल्स से थोड़ा बहुत भी जुड़ा कोई व्यक्ति मिल जाता तो शायद वही वह व्यक्ति होता जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि जैसे-जैसे उन्होंने गहराई से छानबीन की, उन्हें पता चला कि सूची में शामिल 7 व्यक्तियों का उस फर्जी कंपनी से संबंध था, या तो किसी कर्मचारी के साथ संबंध के माध्यम से या फिर उसमें निवेश करके। जितने लोगों की मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा लोग हैं। फिर भी हमने अब सूची को काफी हद तक छोटा कर लिया है। हमें बस एक आखिरी चीज की जरूरत है जिससे पता चल सके कि इनमें से कौन वह व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश है। एवी ने संक्षिप्त सूची को ध्यान से देखते हुए कहा। जांच में आई इस रुकावट के बीच ग्रिटो और काइडेन आखिरकार लौट आए। ग्रिटो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। यह इम्प्लांट जितना जटिल है उतना ही शैतानी भी है, लेकिन आखिरकार मैंने पता लगा लिया कि यह कैसे काम करता है। ग्रिटो ने इम्प्लांट को उसके कंटेनर में वापस रखकर एवी के सामने पटक दिया। उसका चेहरा घमंडी था और ऐसा लग रहा था जैसे वह तारीफ मांग रहा हो। शाबाश, तो तुमने इसके बारे में क्या पता लगाया? खुशी-खुशी ग्रिटो ने इम्प्लांट के कार्यों को गिनाया। इसी तरह के सामान्य चिकित्सा उपकरणों के विपरीत ये पूरी तरह से उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था जिसमें इसे लगाया गया था। यह एक लोकेटर बीकन के रूप में काम करने के साथ-साथ किसी व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से बंद करने में भी सक्षम था, और सबसे गंभीर स्थिति में यह उस व्यक्ति को मार भी सकता था जिसमें इसे लगाया गया था। काइडेन ने इसे अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इसे पता कैसे चलता है कि ऐसा कब करना है? एजरा ने पूछा, ये सोचते हुए कि इम्प्लांट कैसे सक्रिय होता है। जितना मुझे पता चला है, ये दिमाग की गतिविधि को पढ़ता है और बॉडी को सुनता है। अगर कुछ खास विचार या शब्द बनते हैं तो यह चालू हो जाता है और गलती की गंभीरता के आधार पर सजा देता है। मेरा अनुमान है कि जिस व्यक्ति के शरीर में ये यंत्र लगाया गया है उसकी पहचान उजागर होते ही इसका विनाश तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है। अगर उस आदमी के शरीर में मौजूद तेज शराब ने उसके दिमाग को सुस्त न किया होता तो शायद वही शब्द भी बोलने से पहले ही मर गया होता। जैसे-जैसे उन्हें इसके बारे में और पता चलता गया, ये यंत्र उतना ही मानवीय लगने लगा। एक बार इसे किसी के शरीर में लगा दिया जाए तो विद्रोह के विचार भी असह्य दर्द का कारण बन जाते हैं। अंततः वह व्यक्ति लड़ने की इच्छाशक्ति पूरी तरह खो देता है और प्रतिरोध से होने वाली पीड़ा से बचने के लिए वफादार सैनिक बन जाता है। आपने कहा था कि यह एक बीकन के रूप में भी काम करता है। क्या इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि हम अभी कहां हैं? कसांड्रा ने चिंतित होकर पूछा। खैर, मैंने अब उस फंक्शन को बंद कर दिया है, लेकिन वह कुछ समय के लिए सक्रिय था। अगर मुझे शर्त लगानी होती तो मैं हाँ कहता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पहले से ही पता है कि मैं किस जहाज पर हूं, इसलिए वे वैसे भी आसानी से हमारा पता लगा सकते थे। ये सोचना परेशान करने वाला था कि उनके दुश्मन ठीक जानते थे कि वे कहां हैं, लेकिन वे वास्तव में कुछ नहीं कर सकते थे। जैसा कि ग्रिटो ने कहा था, निजी सैनिकों ने पहले ही डांटलेस की पहचान कर ली थी। जब वह फ्रैगॉन 3 पर डॉक किया हुआ था, तब भी उस पर नजर रखना संभव नहीं था। जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसके बारे में चिंता न करें, एजरा ने कहा। अब ग्रिटो, क्या तुमने कुछ ऐसा पता लगाया जिससे हमें उस व्यक्ति की पहचान का पता चल सके जिसने वह इम्प्लांट बनाया था? शायद ज्यादातर पुर्जे ऐसी तकनीकों से बने हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूं। शायद किसी ऐसे इंजीनियर ने बनाए होंगे जो सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए काम करता है। फिर भी इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डायोड और रेसिस्टर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से आए हैं। चूंकि ये इस इम्प्लांट के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं, तो जरूर इनका स्पेशल ऑर्डर रहा होगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ जैस्मीन ने अपनी खोज को और सटीक बनाया और ये देखने की कोशिश की जिन 7 कंपनियों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था उनमें से कोई उस कंपनी से जुड़ी है जिसके बारे में व्यक्तियों ने उन्हें बताया था। और किस्मत से यही वो आखिरी जानकारी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। खोज को और शॉर्टलिस्ट करने के बाद सिर्फ एक नाम बचा। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 124 जोड़ खींचने वाला। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। काउंट एनिकोस डेनोसो। अगर हम अब तक जुटाई गई सभी जानकारियों को एक साथ देखें तो लगता है कि यहाँ हो रही सभी घटनाओं के पीछे वही सबसे बड़ा सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति है। एवी ने जैस्मीन द्वारा तैयार की गई सूची में बचे हुए आखिरी नाम पर नजर डाली। यह आदमी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका फ्रैगॉन सिस्टम में टेराफॉर्म किए जा रहे ग्रह से ठोस संबंध था, जिसका नाम इनी से शुरू होता था, जिसका ब्रिगेड फार्मास्यूटिकल्स नामक शेल कॉर्पोरेशन के सीईओ के रूप में नामित व्यक्ति से स्पष्ट संबंध था और जिसका उस कंपनी के साथ मजबूत व्यावसायिक संबंध था जिसे ग्रिटो ने एंड्रू और के सिर में पाए गए इम्प्लांट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डायोड और रेसिस्टर प्रदान करने वाली कंपनी के रूप में पहचाना था। ये संभव था कि वे गलत हों, लेकिन कम से कम उन 6 लोगों द्वारा एकत्र किए गए सभी सबूत इसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। अब जब हमें आखिरकार एक लक्ष्य मिल गया है, चलो उसके बारे में हर संभव जानकारी जुटाते हैं। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि लोग उसे उसके मध्य नाम से क्यों बुलाते थे। एवी ने कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, ग्रिटो को छोड़कर बाकी सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उन्हें ये समझने में कुछ पल लगे कि एवी को वाकई वह बात नहीं पता थी जो उन्हें लगता था कि उसे पता होगी। अरे एवी, काउंट उसका पहला नाम नहीं है, यह उसकी उपाधि है। वह एलायंस के उन 3 ग्रहों में से एक का निवासी है जहां अभी भी सामंतवाद प्रचलित है। क्या तुम्हें इसके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए था? जैस्मीन ने उलझन भरी नजरों से कहा। ये सुनकर एवी एक पल के लिए रुक गया और अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करने की कोशिश करने लगा। उसे निश्चित रूप से याद था कि उसकी एक कक्षा में एलायंस के सभी ग्रहों के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन उसने उनकी राजनीतिक संरचना पर शायद ही कभी ध्यान दिया था। उसे गणित और विज्ञान में कहीं अधिक रुचि और दक्षता थी और ग्रहों के बारे में पढ़ते समय उसे केवल भूगोल में ही रुचि थी, विशेष रूप से अद्भुत दृश्यावली जो उसके घर ह्यूस्टन 2 जैसे स्टेशन पर कभी नहीं मिल सकती थी। हाँ, मुझे याद है, बस थोड़ा समय हो गया है और मैं वास्तव में इस तरह की किसी बात के बारे में नहीं सोच रहा था। एवी ने अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। उसने तुरंत उस ग्रह की राजनीतिक संरचना का पता लगाया जिसका इनिको हिस्सा था और उसे खुद को परिचित कराया।
अच्छा, तो वह मूल रूप से एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है जिसके पास अपने ग्रह पर बहुत सारी जमीन है। हालांकि उसकी यह उपाधि कहीं और मायने नहीं रखती। जाहिर है, एक विशाल भूभाग का मालिक होने से उसे अपार धन प्राप्त होता है और अक्सर पैसे से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। इनिक्वस के पास निश्चित रूप से उन समुद्री डाकुओं और आतंकवादियों को वित्तपोषित करने और नियंत्रित करने की वित्तीय क्षमता थी जिन्होंने फ्रेगोन सिस्टम और उसके आसपास अराजकता फैलाई थी। एवी और उसकी टीम भाड़े के सैनिकों के रूप में अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूभाग पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति उनसे कई गुना अधिक कमाता था। निजी सैनिकों की एक टुकड़ी को नियंत्रित करना, ब्रिटो और उसके चाचा का अपहरण करना और चरमपंथियों को देने के लिए विदेशी युद्धपोतों की तस्वीर करना निश्चित रूप से उसकी क्षमता के भीतर था। और वह ये सब एलायंस पुलिस की नजर में आए बिना करने में कामयाब रहा था। एवी और उसके समूह को उस व्यक्ति को चल रही हर घटना से जोड़ने में केवल भाग्य का साथ मिला था। उनकी जानकारी भी केवल अनुमान पर आधारित थी और ठोस सबूत के रूप में काम नहीं करती थी। अब जब हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, तो हम कुछ रणनीतियां बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी मुश्किल होने वाला है। स्टेशन पर चुपके से घुसकर ब्रिटो के चाचा को बचाना लगभग असंभव होगा। एड्रा ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा। अगर वे केवल इनिक्वस की योजनाओं में बाधा डालना चाहते थे, तो वे शायद उसकी अगली चालों का अनुमान लगाकर और हस्तक्षेप करके ऐसा कर सकते थे। लेकिन जब तक कोई निर्णायक सबूत सामने नहीं आता, तब तक ब्रिटो के चाचा को ऑर्बिटल स्टेशन से वापस लाना व्यावहारिक था। उनके पास उस जगह में घुसपैठ करने का कोई आधार नहीं था। अगर एवी का समूह जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता, तो उन्हें ही अपराधी करार दिया जाता। ये खेदजनक है, लेकिन शायद हम इससे आगे नहीं जा सकते। हम सिर्फ 5 भाड़े के सैनिकों का एक छोटा समूह है। अधिकारियों के समर्थन के बिना हम और कुछ नहीं कर सकते। कसांद्रा के शब्दों ने ब्रिटो को गहरा आघात पहुंचाया और उसकी बची कुची उम्मीद भी तेजी से धूमिल होने लगी। उसके चाचा को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन अगर उन्होंने हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। भले ही एलायंस पुलिस उसकी बात सुनकर जांच शुरू कर दे, लेकिन संभावना यही थी कि उसके चाचा को बंधक बनाने वाले लोग सबूतों को नष्ट कर देंगे और पुलिस को कुछ भी पता चलने से पहले ही उन्हें कहीं और ले जाएंगे। हम भाड़े के सैनिक हैं, इसलिए अंततः हमें ये जानना होगा कि नुकसान कम करने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि हमने इस काम में पहले ही बहुत कुछ लगा दिया है, इसलिए बिना कुछ हासिल किए पीछे हटना ठीक नहीं होगा। 30 मिलियन क्रेन बहुत बड़ी रकम है, इसलिए हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। काइडेन ने ब्रिटो का बचाव करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उस युवा बैक्टीरियन ने अपनी आखिरी उम्मीद की किरण की ओर देखा, उसने काइडेन के होठों पर एक भयावह मुस्कान देखी। ब्रिटो को दोबारा पकड़ने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि उसकी कीमत कम से कम उतनी ही होगी जितनी उसने हमें इस इनिक्वस वाले को देने की पेशकश की थी। अब जब हमें पता चल गया है कि हम किससे निपट रहे हैं, तो हम बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। काइडेन के शब्दों ने ब्रिटो के बचे कुछ विश्वास को भी चकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने आसपास उन लोगों को देखा जिन्हें वह अपना सहयोगी समझता था, वे सभी अचानक उसे चीर फाड़ कर देने को तैयार खूंखार शिकारी लग रहे थे। उसकी आंखों में निराशा और भय के भाव भर गए और वह कॉकपिट के निकास द्वार की ओर मुड़ा और भागने के बारे में सोचने लगा। ये तो बहुत ही घटिया मजाक है काइडेन, तुमने ऐसा कैसे कह दिया? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुमने उसे डरा दिया है? जैस्मिन ने कहा। न्याय की भावना ने उसे ब्रिटो को धोखा देने के विचार तक को नहीं आने दिया। इसके बाद दोनों के बीच की बहस छिड़ गई। एवी को शांति बनाए रखने के लिए जोर से हाथ पटकने पड़े और उन दोनों को घूरना पड़ा। तुम दोनों चुप हो जाओ, ये आपस में झगड़ने का समय नहीं है। एवी ने सख्त चेहरे से कहा। जैस्मिन, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन काइडेन को बोलने दो। मैं उसकी योजना को अंत तक सुनना चाहता हूं। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 125 विस्फोटक क्रोध। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोटिफाइड नेटिव वेबसाइट खोजें। इनिक्वस को ब्रिटो को पकड़ने के लिए भेजी गई चीन से कई बुरी खबरें मिली थी। वे न केवल उस युवा बैक्टीरियन को पकड़ने में नाकाम रहे थे, बल्कि हाल ही में ये भी पता चला था कि फ्रेगोन 3 पर स्थित बेस में घुसपैठ हो गई थी और उसके संचार सिस्टम से अज्ञात मात्रा में डेटा डाउनलोड कर लिया गया था। आमतौर पर जब इनिक्वस किसी बुरी खबर से निराश होता था, तो उसकी आदत थी कि वह अपनी मेज पर मुक्का मारता था और उसके मजबूत धातु के फ्रेम में निशान बना देता था। लेकिन इस बार उसका गुस्सा इतना भड़क गया था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने अपनी मेज को अपने सिर के ऊपर उठाकर कमरे की दूर वाली दीवार पर अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। मेज के मजबूत दीवार से टकराने और पन्नी की तरह चकनाचूर हो जाने की जोरदार आवाज कमरे में गूंज उठी। कंप्यूटर, टैबलेट और डेटा ड्राइव सब में से उड़ गए। अधिकांश उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मरम्मत के लायक नहीं रहे। ये कैसे हो गया? मुझसे कहां गलती हुई? इनिक्वस चिल्लाया। उसका विनाशकारी क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने फ्रेगोन प्रणाली के भीतर अपनी लगभग सभी सेनाओं को जुटा लिया था, यहां तक कि अपने संगठन के एक अन्य सदस्य से भी सहायता मांगी थी। फिर भी वह मनचाहा परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा था। फ्रेगोन 3 पर आतंकवादी हमले ने योजना के अनुसार उसके प्रतिबंधियों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ब्रिटो को वापस लाने के लिए ध्यान भटकाने हेतु सभी तैयारियों के पूरा होने से पहले ही उसे हमला शुरू करना पड़ा था, इसलिए विनाश अनुमान से बहुत कम हुआ था। और अगर ब्रिटो को वापस लाने वाली टीमें सफल हो जाती, तो वह इसे एक आवश्यक हार मानता। अब बेवांडो के भतीजे के सौदेबाजी के हथियार के रूप में न होने के कारण जिद्दी प्रतिभाशाली इंजीनियर उस पर काम करना बंद कर देगा जो इनिक्वस द्वारा स्वीकार किए गए भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक था। बेवांडो पहले ही साबित कर चुका था कि वह बहुत दर्द सहने में सक्षम है और जबरदस्ती के तरीकों से उसके दिमाग को नुकसान पहुंचने का खतरा था। किसी को तोड़ने का कोई मतलब नहीं था अगर वह उस काम को पूरा नहीं कर सकता जिसके लिए उसकी जरूरत थी। काश वह उन भाड़े के सैनिकों की तरह आसानी से काबू में आ जाता, लेकिन मुझे पता है कि वह हमें पर काम जारी रखने के बजाय मौत को चुनेगा। उसे अपनी जान से ज्यादा किसी और चीज की फिक्र नहीं है, सिवाय अपने उस भतीजे के। इनिक्वस को फ्रेगोन 3 पर ब्रिटो को रखने का पछतावा होने लगा था। उसे उस ऑर्बिटल स्टेशन पर लाना आसान होता जिसे वह अभी बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। बेशक ऐसा करने में कुछ जोखिम था। बैक्टीरियंस बड़े चालाक थे और बेवांडो तो उनमें सबसे ज्यादा चालाक था। इनिक्वस जिस यंत्र को बनाना चाहता था, उसे बनाने के लिए बेवांडो को एक ऐसी प्रयोगशाला दी गई थी जिसमें ड्रामिक गठबंधन की कुछ सबसे उन्नत तकनीकें मौजूद थी। हालांकि उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी, लेकिन इनिक्वस को पूरा भरोसा था कि अगर उसके भतीजे को पकड़ने का मौका मिला तो उसका मेहमान भागने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उसने उन्हें अलग-अलग जगहों पर रखा था ताकि ऐसा न हो सके। जैसे ही इनिक्वस का गुस्सा फिर से भड़कने वाला था, उसका करीबी सहयोगी जो उसे मौजूदा हालात की जानकारी देता रहता था, कमरे में आ गया। यह अच्छी खबर होनी चाहिए, वरना तुम वापस मुड़कर चले जाओ। इनिक्वस ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। जब वह तुम्हारी उम्र के थे तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आता था। बुरे सहयोगी ने बिना किसी डर के कहा। सौभाग्य से मैं कुछ जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। उन भाड़े के सैनिकों के गिरोह के बारे में पूरी जानकारी जो यहां उपद्रव मचा रहे हैं। असफलता की खबरों के अलावा आखिरकार कुछ मिलने पर इनिक्वस ने राहत की सांस ली और अपने सहायक द्वारा दिए गए टैबलेट को पकड़ पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये वही समूह है जिसने मूनलाइट फ्लीट की रक्षा का नेतृत्व किया था। ये लोग फ्रेगोन सिस्टम में आने से पहले से ही मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं। इनिक्वस गुस्से से गुर्राया। हालांकि जैसे जैसे वह बढ़ता गया उसे पता चला कि वह अकेला नहीं था जिसकी योजनाएं भाड़े के सैनिकों ने नाकाम की थी। एड और कैमिला दोनों को भी इनके दखल से नुकसान उठाना पड़ा था। फिर भी इससे एक नया अवसर मिलता है। SCX-011 एक बहुत ही कीमती पोत है जो मेरे साथियों के हाथों से कई बार फिसल चुका है। अगर मैं इसे हासिल कर लेता हूं तो मेरी सारी नाकामियां फीकी पड़ जाएंगी। इनिक्वस ने उस पोत के डेटा को लालच भरी निगाहों से देखा जिसे संगठन ने बड़ी मेहनत से हासिल करने की कोशिश की थी। स्टोरन कॉर्प ने इस पोत को बनाने में भारी संसाधन लगाए थे, इसलिए इसमें हर तरह के उन्नत सिस्टम और तकनीक का होना कोई शक नहीं था। दो मौकों पर कई बड़ी विपत्तियों का सामना करने और उन्हें परास्त करने के बाद ये पोत पहले ही अपनी असाधारण क्षमता साबित कर चुका था। हो सकता है ये सच हो महाराज, लेकिन हमारी सेनाएं कमजोर पड़ चुकी हैं और हमारी स्थिति अनुकूल नहीं है। मेरा मानना है कि बेवांडो और अधूरे उपकरण को लेकर घर लौट जाना ही सबसे अच्छा होगा। ब्रिटो पर पुनः कब्जा करने और इन भाड़े के सैनिकों से निपटने का काम आपकी सेनाओं को फिर से संगठित करने के बाद किया जा सकता है। शायद यह आपकी इच्छानुसार न हो, लेकिन अब जब आपके सभी प्रतिद्वंदियों को करारा झटका लग चुका है तो इस क्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से ही सुरक्षित है। अब सावधानी बरतने का समय है। सहायक ने अपने अनुभव के आधार पर सलाह देते हुए कहा। आपकी दलील में दम है और मैं आपके उस योगदान की सराहना करता हूं जो आपने मेरी 2 पीढ़ियों तक दिया है। लेकिन इतनी असफलताओं के बाद मैं अपमानित होकर भाग नहीं सकता। यह मेरे लिए संगठन में एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी जगह पक्की करने का मौका है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता ने किया था। हमारे पास अभी भी इतनी ताकत है कि हम इन भाड़े के सैनिकों को अपनी बात मनवा सकें। अब जब हमें पता चल गया है कि हम असल में किससे निपट रहे हैं, तो मैं साधारण भाड़े के सैनिकों से हारने की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि अब उनके पास अचानक हमला करने का मौका नहीं है। ये सोचकर कि वह आसानी से एवी और उसकी टीम को मात दे सकता है, इनिक्वस ने ब्रिटो और SCX-011 दोनों को हासिल करने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वह तैयारी कर रहा था, उन लोगों ने उससे संपर्क करके एक सौदा किया। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 126 बीच में चुरा घूमने वालों के बीच एक समझौता। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। अपने सहायक की बात सुनकर इनिक्वस सदमे में खड़ा रह गया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। मैं समझ गया, उन्होंने चुराए गए संचार डेटा का इस्तेमाल करके पता लगा लिया होगा कि हम कहां हैं। फिर भी मैं फायदे में हूं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। इनिक्वस ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा।
उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस ऑर्बिटल स्टेशन को वह अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था उसके असली मालिक के रूप में उसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो। जितने भी रिकॉर्ड मिले उनमें से एक फर्जी कंपनी के नाम दर्ज किया गया था जिसे उसने अपने अधीनस्थों से अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए बनवाया था। शायद अगर रिलायंस पुलिस ने जांच शुरू की होती और अपने विशाल संसाधनों और सूचना नेटवर्क का इस्तेमाल किया होता तो वे इसका पता लगा सकते थे, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि भारतीय सैनिकों का एक समूह एक दिन से भी कम समय में ये जानकारी हासिल कर सकता है। फिर भी उसके सहायक ने जो आगे बताया उसने इनिकुस के उस आत्मविश्वास को तुरंत चकनाचूर कर दिया। मेरे स्वामी, मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि भारतीय सैनिकों द्वारा भेजा गया संदेश आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन वे जानते हैं कि स्टेशन के असली प्रभारी आप ही हैं। इनिकुस की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, जिसके बाद उसे गुस्सा आया। उसे लगा था कि उसे फायदा मिल रहा है, लेकिन वह पल भर में गायब हो गया। ऐसा होना असंभव है। मूर्ख भारतीय सैनिकों का एक समूह मेरे बारे में कैसे जान सकता है? कई वर्षों से इनिकुस बड़ी कुशलता से भारतीय सैनिकों को धोखा दे रहा था। उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। लड़ने में तो वे कुशल थे, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी कभी बहुत बुद्धिमान नहीं समझा था। अचानक उन लोगों से हार जाना जिन्हें वह नीचा समझता था, उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। जैसा कि मुझे आशंका थी, हालात हमारे पक्ष में नहीं है। मेरे स्वामी, मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूं कि फिलहाल पीछे हटने पर विचार करें। हमें जो भी लाभ मिला था वह हाथ से फिसल रहा है। ये भारतीय सैनिक पहले ही अपनी ताकत साबित कर चुके हैं। मेरा मानना है कि इनसे और बातचीत करने से आपकी योजनाओं और स्थिति को और नुकसान ही होगा। चुप रहो। अगर मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी तो मैं खुद पूछ लूंगा। भले ही उन भारतीय सैनिकों ने मुझे पहचान लिया हो, ये स्पष्ट है कि वे मुझसे इसलिए संपर्क कर रहे हैं क्योंकि वे मेरी शक्ति से डरते हैं। अब जब उन्हें पता चल गया है कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं तो वे वीडियो को सौंपकर भागने की कोशिश करेंगे। इनिकुस ने कहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। उसे बस इतना करना था कि भारतीय सैनिकों को अपने अड्डे पर बुलाए और वही करे जो उसने पहले कई बार किया था। वह उनसे निपटने के लिए तैयार होने का नाटक करेगा और फिर जब वे सतर्क नहीं होंगे तो वह उन्हें निष्क्रिय कर देगा और अपने सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष सबमिशन प्लान उनके सिर में डाल देगा। एक बार यह हो जाने पर उसके पास 5 नए कुशल सैनिक होंगे और रिमांडो का भतीजा उसकी हिरासत में वापस आ जाएगा। तब सब कुछ फिर से पटरी पर आ जाएगा और उसे बोनस के रूप में SC-01 प्राप्त होगा। एक सुरक्षित लाइन से उनसे संपर्क करो। सुनिश्चित करो कि इसे ट्रेस करना और रिकॉर्ड करना असंभव हो। पता लगाओ कि वे किस तरह का सौदा पेश करना चाहते हैं और सब कुछ पता चलने के बाद ही मुझे बताओ। मुझे केवल दिखावे के लिए ही चीजों को अंतिम रूप देकर अपना अधिकार बनाए रखना होगा। इनिकुस ने अपने सहायक को आदेश देते हुए कहा और सही समय आने तक अपने बैठक कक्ष में आराम करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। अपने स्वामी के जाने के बाद सहायक ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। वह अपने स्वामी के उस गड्ढे से बाहर निकलने के प्रयासों को समझता था जिसमें वह फंस गया था, लेकिन उसे लगा कि आगे बढ़ने से अंत में और भी बड़ी विपदा ही मिलेगी। मुझे बस अपने आदेशों का पालन करना है, सहायक ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। बिना समय बर्बाद किए उसने एवी और उसकी टीम को एक और संदेश भेजने की तैयारी की। कुछ क्षणों के लिए उसने कॉल कनेक्ट होने का इंतजार किया, तभी होलो स्क्रीन पर उन भारतीय सैनिकों के चेहरे दिखाई दिए जिन्होंने उसके स्वामी की योजनाओं में पूरी तरह से बाधा डाली थी। मैं सोच रहा था कि क्या आप हमें पूरे दिन इंतजार करवाते रहेंगे? रुको, आप काउंट इनिकुस जेनोस नहीं हैं, आप कौन हैं? इनिकुस के सहायक ने स्क्रीन के दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाले युवक के चेहरे पर उलझन का भाव देखा। वह निश्चित रूप से युवा था, लेकिन सहायक पहले से ही जानता था कि यह व्यक्ति अभी ऑस्ट्रेलिया है और भारतीय सैनिकों के समूह का नेता है। जैसा आप कहते हैं, मैं लॉर्ड इनिकुस नहीं बल्कि उनका विनम्र सेवक हूं। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुझे उस मामले पर चर्चा करने का काम सौंपा गया है जिसे आप बताना चाहते हैं। हाँ, ये काम नहीं चलेगा। हमें अपने बॉस के पास ले चलो। हम इतनी संवेदनशील बात किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहते जो वास्तव में निर्णय नहीं ले सकता। मुझे खेद है कि मैं अपने स्वामी के निर्देशों के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आपको इससे कोई समस्या है तो मेरा सुझाव है कि आप ये कॉल समाप्त कर दें और जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसे भूल जाएं। सहायक ने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपा लिया, लेकिन सच तो ये था कि वह आशा कर रहा था कि अभी प्रसारण समाप्त कर देगा और आगे कोई संपर्क नहीं रखेगा। उसे लगा कि यही सबसे अच्छा होगा। फिर भी भारतीय सैनिकों के अपने उद्देश्य थे और वे उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो हम आपकी बात मानेंगे। एवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके स्वामी इनिकुस ने ही अपने निजी सैनिकों को हमारे पीछे भेजा था ताकि वे आपसे कोई चीज वापस ला सकें। होलो स्क्रीन पर एक नई आकृति जो पहले वहां मौजूद नहीं थी अचानक नजर आने लगी। विडो को कुर्सी से बांध दिया गया था और उसके मुंह पर पट्टी बांध दी गई थी। अब वह पूरी तरह से सहायक के देखने के लिए प्रदर्शित था। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 127 बीच में चुरा घूमने वालों के बीच एक समझौता दो। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। हाँ, वाकई वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमने खो दिया। हालांकि मुझे आपके इस अचानक बदले हुए रवैये पर संदेह हो रहा है। क्या आप इस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे थे? हाँ, हमने उसे एक अनौपचारिक काम दिया था, लेकिन उसे फायदे से ज्यादा परेशानी हो रही है। उसने हमें 30 मिलियन ट्रेनिंग की पेशकश की, लेकिन आप लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मेरे समूह ने बेहतर समझा कि समझौता कर लिया जाए और इस सबसे छुटकारा पा लिया जाए। इनिकुस के सहायक ने एवी को ध्यान से देखा और यह समझने की कोशिश की कि क्या उस युवा भारतीय सैनिक की बातों में कोई झूठ है। फिर भी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि एवी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, लेकिन किस बारे में वह निश्चित नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि 30 मिलियन ट्रेनिंग का हस्तांतरण संभव होगा और आपको बस इतना करना होगा कि वीडियो को हमें वापस कर दें और सिस्टम छोड़कर चले जाएं और कभी वापस ना आएं। मुझे लगता है कि यही उचित सौदा है। सहायक ने ये कहते हुए विश्वास किया कि उसे तुरंत स्वीकृति मिल जाएगी। भारतीय सैनिक हमेशा से ही लालची होते थे और उनमें से ज्यादातर लोग इस तरह का आसान पैसा पाने का मौका मिलते ही लपक लेते थे, भले ही सौदा थोड़ा संदिग्ध और शायद एक जाल ही क्यों न हो। लेकिन इस बार वहां भारतीय सैनिकों के गिरोह से नहीं निपट रहा था। हाँ, मुझे यकीन है कि यह आपके लिए उचित लगता है, लेकिन हम यहाँ अपने फायदे से ज्यादा आपके फायदे के लिए बातचीत कर रहे हैं। 30 मिलियन तो काफी नहीं होंगे। आपके बॉस ने वीडियो को वापस लाने के लिए जो कुछ भी किया उसे देखते हुए मुझे पता है कि वह आपके लिए इससे कहीं ज्यादा कीमती है। एवी के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई जब उसने अपनी कीमत बताई। 300 मिलियन वीडियो को वापस लाने और हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए आपको यही कीमत चुकानी होगी। ये देखते हुए कि आप रेस में धर्मतंत्र से चरमपंथियों को 60 युद्ध मुहैया कराने में कामयाब रहे, यह आपके बॉस के लिए काफी आसान होना चाहिए। पहली बार इनिकुस के सहायक का मुखौटा उतर गया जब उसने ये बेतुकी रकम सुनी। 30 मिलियन तो अपने आप में ही काफी बड़ी रकम थी, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा मानना सरासर बेतुका था और अपमानजनक था। क्या आप मेरे मालिक का मजाक उड़ा रहे हैं? आप श्री वीडियो से 30 मिलियन मांगने से लेकर 300 मिलियन की उगाही करने की कोशिश तक कैसे पहुंच गए? आपको जरूर पता होगा कि यह कितना हास्यास्पद लगता है। सहायक ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। अरे, ये तो आसान है क्योंकि आपने हमें 10 गुना ज्यादा परेशानी दी है। वह 300 मिलियन न केवल वीडियो को आपको सौंपने और सिस्टम छोड़ने में खर्च होंगे, बल्कि चुप कराने और हटाने के रूप में भी। आपके गुंडों ने मेरे जहाज पर हमला किया और जिन आतंकवादियों का आप समर्थन कर रहे थे उन्होंने मुझे और मेरे दल को कई बार जान से मारने की कोशिश की। सच कहूं तो 300 मिलियन तो एक सौदा है। ये सब सुनकर सहायक का सब्र टूट गया। तुम्हारा घमंड, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? अब तक तो तुम किस्मत से ही बचे हो, इसे अपने सिर पर मत चढ़ने दो। एवी ने गुस्से के इस प्रदर्शन पर बस हल्की सी हंसी दी। ऐसा लगता है कि काउंट इनिकुस की शक्ति से डरना ही सौदा करने की उसकी वजह नहीं थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी रकम मांग रहा हूँ जो मुझे पता है कि तुम्हारा मालिक दे सकता है। वह किसी ग्रह पर बड़ा आदमी है और बहुत सारी जमीन का मालिक है। यकीनन 300 मिलियन ट्रेनिंग उसके लिए मामूली रकम होगी। इससे सहायक को झुंझलाहट में दांत पीसने पड़े। 300 मिलियन ट्रेनिंग तो उसके मालिक के लिए भी बहुत बड़ी रकम थी, अब तो और भी ज्यादा। फ्रैगॉन सिस्टम में इनिकुस की शक्ति बढ़ाने की सुनियोजित योजना में बहुत सारा पैसा लगा था। इस समय उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तुमने वीडियो की कीमत को ज्यादा आंका है क्योंकि उसने तुम्हें 30 की पेशकश की है। मुझे लगता है कि इसे बढ़ाकर 40 करना स्वीकार्य होगा, लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा नहीं मिलेगा और इनकार करना तुम्हारे लिए घातक होगा। बड़ाई करना बंद करो, अब तुम्हारे पास हम पर हमला करने का कोई साधन नहीं है, एवी ने आत्मविश्वास से कहा। एलायंस पुलिस अभी भी हाई अलर्ट पर है और मुझे संदेह है कि समुद्री डाकू या आतंकवादियों का कोई बड़ा समूह है जो कोई और घटना भड़का सके। अगर तुम्हारा बॉस फिर से अपने निजी सैनिकों को हमारे पीछे भेजता है तो कानून तुम पर कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही हमारे पास कम से कम पुलिस को तुम पर शक करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर एलायंस पुलिस तुम्हारी हरकत पर नजर रख रही है तो तुम्हारी आगे की योजनाएं कितनी सफल होंगी। ये समझते हुए कि यह महज धमकी नहीं थी, सहायक ने एवी के साथ बातचीत जारी रखी जब तक कि दोनों स्वीकार्य शर्तों पर सहमत नहीं हो गए। बेशक कुछ भी अंतिम रूप देने से पहले इनिकुस को खुद इस मामले पर विचार करना था और सहायक पहले से ही जानता था कि उसका स्वामी सहमत होने वाला है। शुरू से ही उसका इरादा इन भारतीय सैनिकों को भागने देने का नहीं था। ठीक है, 80 मिलियन अग्रिम और वीडियो को सौंपने और सिस्टम छोड़ने के बाद 80 मिलियन और। अब मेरे प्रिय मित्र के भतीजे को यहां लाने की तैयारी करो। सौदा उसके सामने आते ही इनिकुस ने आदेशात्मक स्वर में कहा।
फिर उसने झटपट एवी द्वारा बताए गए खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए और प्रसारण समाप्त कर दिया। क्या आपको यकीन है कि इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से देना ठीक था महाराज? सहायक ने पूछा, अभी भी पीछे हटने की इच्छा रखते हुए। कोई बात नहीं, भारत के सैनिकों के आत्मसमर्पण करने के बाद ये सब मुझे वापस मिल जाएगा। अब हमें अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, इस बार वे मुझसे बच नहीं पाएंगे। इतना कहकर इनिकुस ने अपने सहायक को एवी और ब्रिटो के आगमन की तैयारी करने का इशारा किया। मुझे यहाँ वास्तविकता का सामना करना होगा, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अगर भगवान इनिकुस मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। इनिकुस के आदेशों का पालन करते हुए सहायक ने अपनी कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी। अपने जीवन में दूसरी बार वह अपने स्वामी के विरुद्ध जाने वाला था। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 128 अंतिम तैयारियां। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी ने हाल ही में खोले गए अपने नए खाते का बैलेंस चेक किया और देखा कि पल भर में रकम शून्य से बढ़कर 80 मिलियन हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना टर्मिनल बाकी टीम को दिखाया ताकि वे भी देख सकें। लगता है उस बेवकूफ ने पैसे चुका दिए, अब हम 80 मिलियन क्रेडिट ज्यादा अमीर हो गए हैं, एवी ने खुशी से कहा। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मुझे ये पसंद है या नहीं, लेकिन चूंकि वह आदमी एक घिनौना अपराधी है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। जैस्मिन अकेली थी जिसने इनिकुस से जबरन वसूली का विरोध किया था, जबकि बाकी लोग उस व्यक्ति से पैसे निकालने में बहुत खुश थे जिसने उनकी जान को खतरे में डालने वाली कई घटनाओं को अंजाम दिया था। खैर, एक और व्यक्ति था जो इतना खुश नहीं था, लेकिन इसका कारण कोई नैतिक दुविधा नहीं थी, बल्कि वह भूमिका थी जो उसे निभाने के लिए मजबूर किया गया था। क्या तुम बंधन थोड़ा ढीला नहीं कर सकते थे और मुझे मुंह पर पट्टी क्यों बांधनी पड़ी? मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा क्योंकि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ब्रिटो ने शिकायत की जबकि काइडेन उसे खोल रहा था। ये भ्रम पैदा करने के लिए कि वे उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, एवी और उसके साथियों को अपने छोटे पैकेजिंग दोस्त को बांधना पड़ा था। बेशक मुंह पर पट्टी बांधना शायद अनावश्यक था, लेकिन यह अतिरिक्त सावधानी थी ताकि ब्रिटो कुछ ऐसा न कह दे जिससे उनकी पोल खुल जाए। अरे, इसे अपने चाचा को बचाने के लिए एक जरूरी सुविधा समझो। स्टेशन पर जाने का एकमात्र तरीका यही था कि हमें वहां आमंत्रित किया जाए। चुपके से जाना मुश्किल होता और उस जगह पर हमला करने से हम अपराधी कहलाते। यही सबसे अच्छा तरीका था। ब्रिटो को और शांत करने के लिए एवी ने उसे कुछ महंगे स्नैक्स दिए और कहा कि अगर वह किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वह बाद में दिल से अच्छी तरह से जांच कर सकता है। अब खाना खत्म करने के बाद आपको काम पर लगना होगा। अगर आप इनिकुस को सौंपने के समय से पहले वह चीज नहीं बना पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एवी ने कहा। मुझे पता है, मुझे इसे बनाने का अच्छा तरीका पता है, लेकिन मुझे इम्प्लांट का इस्तेमाल करना होगा और आपके मेडिकल वार्ड में कुछ उपकरणों को खोलकर उनके पुर्जे निकालने होंगे। क्या आपको यकीन है कि यह ठीक है? एवी ने सिर हिलाकर सहमति दी। ब्रिटियो जो चीज बनाने जा रहा था वह उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी थी। ब्रिटियो और उसके साथ मौजूद काइडेन के कॉकपिट से बाहर निकलते ही एवी ने कसंद्रा, जैस्मिन और एजरा के साथ अपनी रणनीति पर चर्चा और उसे बेहतर बनाने का काम जारी रखा। आपको पता है कि सबसे खतरनाक काम सिर्फ आपको ही नहीं करना है, एजरा, काइडेन या मैं भी यह कर सकते हैं, कसंद्रा ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब एक भीषण अंतरिक्ष युद्ध के दौरान एवी लगभग मरते मरते बचा था, जब वह काइडेन के जहाज से कूदकर डार्कनेस पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उससे इस बारे में बात की थी और उसकी समस्या का समाधान किया था कि वह हमेशा सबसे बड़ा जोखिम खुद पर ही डालता है। फिर भी वह एक बार फिर सबसे खतरनाक भूमिका के लिए खुद को आगे कर रहा था। मैं समझता हूं कि आपकी चिंता कहां से आ रही है, लेकिन यह मुझे ही करना होगा। इस समूह के नेता के रूप में मैंने ही सौदा किया था और ब्रिटियो को लाने के लिए पहले ही सहमति दे दी थी। साथ ही वे शायद मुझे सबसे कम मानेंगे। भारत के सैनिक के रूप में मेरा समय बहुत लंबा नहीं रहा है। मुझे यकीन है कि उन्होंने अब तक मेरे बारे में पता लगा लिया होगा। वे बस यही सोचेंगे कि मैं कोई भाग्यशाली लड़का हूं जिसे एक शक्तिशाली जहाज मिल गया है और इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूं कि इनिकुस उस तरह का आदमी है जो खुद को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को नीचा देखता है। हालांकि कसंद्रा को भावनात्मक रूप से यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह जानती थी कि एवी जो कह रहा था उसमें सच्चाई थी। साथ ही यह मिशन खतरनाक हो सकता था, लेकिन अंतरिक्ष के निर्वात में जहाजों के बीच खतरनाक छलांग लगाने की तुलना में ये कुछ भी नहीं था, जबकि जहाज एक दूसरे पर लेजर से हमला कर रहे थे। ये सच है कि योजना अच्छी तरह सोची समझी है और इसके सफल होने की संभावना है। फिर भी युद्ध की गर्मी में क्या हो सकता है, ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए एहतियात के तौर पर मैं चाहता हूं कि तुम इसे ले लो। एजरा ने अपना हॉटलाइट शील्ड डायमीटर निकालते हुए एवी को देते हुए कहा। क्या आप निश्चित हैं? इस काम में आपकी भूमिका खतरे से मुक्त नहीं होगी? एवी स्वाभाविक रूप से उलझन में था और चिंतित था कि एजरा उसे इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों दे रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास अभी भी एक व्यक्तिगत शील्ड जनरेटर है और मेरा इरादा रक्षात्मक रूप से लड़ने का नहीं है। हमारे पास समय कम है, इसलिए जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भेज दूंगा। एजरा के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने एवी की बची कुछ चिंता को भी दूर कर दिया और उसने खुशी-खुशी उस अतिरिक्त उपकरण को स्वीकार कर लिया जिसका उपयोग वह गंभीर स्थिति में कर सकता था। सौभाग्य से इस आदान-प्रदान से कसंद्रा की कुछ चिंताओं को दूर करने में मदद मिली और वे चारों अपने काम पर वापस लौट गए। लगभग 2 घंटे बाद इनिकुस के सहायक का संदेश आया। अब वे ब्रिटियो का स्वागत करने के लिए तैयार थे। लगता है अब समय आ गया है, चलो चलने की तैयारी करते हैं। सारी तैयारियां पूरी करने और एक ठोस योजना बनाने के बाद एवी ने स्टेशन से उतरने का अनुरोध भेजा। उसका आमतौर पर भरा रहने वाला कॉकपिट ब्रिटियो के अलावा खाली नहीं था। न तो कसंद्रा और न ही जैस्मिन अपनी सीटों पर थी। उनके समझौते के अनुसार केवल एवी को ही ब्रिटियो के साथ जाने की अनुमति थी और वही जहाज पर एकमात्र जीवित सदस्य हो सकता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह बिना किसी बैकअप के जा रहा था। एजरा और काइडेन के जहाज उसके ठीक पीछे थे। अगर हालात बिगड़े तो इनिकुस के ऑर्बिटल स्टेशन पर अपने हथियारों की पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार। हालांकि उम्मीद है कि ऐसे कठोर उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि तुम चिंतित हो, लेकिन शांत रहो, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हारे चाचा को चुरा लेंगे, एवी ने कहा और उसने देखा कि ब्रिटियो उसके बगल वाली कुर्सी पर बेचैनी से हिल रहा है। सौभाग्य से जब तक जहाज किनारे पहुंचा, युवा बैटिगन थोड़ा शांत हो गया था। इस बचाव कार्य में उसकी भी एक भूमिका थी और उसका पहला काम था फिर से बंधना और एक हारे हुए कैदी होने का नाटक करना। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 129 परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जब ये पुष्टि हो गई कि डाउनलेस पर केवल 2 जीव हैं, एक मानव और दूसरा बैटिगन, तो इनिकुस के कक्षीय स्टेशन की ओर जाने वाला एयरलॉक खुल गया। दूसरी ओर एवी ने 2 पंक्तियों में खड़े 2 दर्जन गार्डों को देखा जो उसका साथ देने के लिए तैयार थे। वे सभी उच्च गुणवत्ता वाली लेजर राइफलों से लैस थे और लेजर प्रतिरोधी युद्ध कवच पहने हुए थे। उनमें से अधिकांश के चेहरे पर भावहीनता थी, लेकिन सबसे आगे खड़े 2 गार्ड स्पष्ट रूप से एवी को घूर रहे थे। जाहिर है यहाँ उसकी उपस्थिति का स्वागत नहीं था। मुझे लगता है कि यह अपेक्षित था क्योंकि मेरे समूह ने उनके कुछ साथियों को मार डाला था और उनके बॉस की योजनाओं को विफल कर दिया था। एवी ने प्रत्येक सैनिक पर नजर डालते हुए और उनकी क्षमताओं का आकलन करते हुए सोचा। अंततः वह व्यक्ति जिससे उसने पहले बात की थी और जिसने खुद को इनिकुस का सहायक बताया था प्रकट हुआ और एवी से बात की। ऐसा लगता है कि आप हमारे समझौते का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हथियार आवश्यक हैं? सहायक ने एवी की कमर पर टंगी लेजर पिस्तौल और उसकी पीठ पर लटकी लेजर राइफल को देखा। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही है। एहतियात के तौर पर क्या आप अपने सभी गार्डों को निहत्था करने की योजना बना रहे थे? एवी ने 2 दर्जन गार्डों को देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये सोचते हुए कि क्या वे सचमुच अपने हथियार त्याग देंगे। मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, हमारे समझौते में यह नहीं लिखा था कि आप निहत्थे आएंगे। बस कोई अचानक हरकत मत करना। हमारे सैनिक किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सहायक ने बड़ी बेपरवाही से एवी को अपने हथियार लाने की अनुमति दे दी। वैसे भी वह संख्या में बहुत कम था और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो उसे हथियारों का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ब्रिटियो को आगे बढ़ने के लिए हल्का सा लात मारते हुए एवी और उसका कथित बंदी सहायक के पीछे पीछे चल दिए क्योंकि वह उन्हें अपने मालिक के पास ले जा रहा था। 2 दर्जन गार्डों में से 22 उनके साथ चल रहे थे, जबकि एक जोड़ी एयरलॉक की रखवाली के लिए पीछे रह गई जहां डार्कनेस जहाज खड़ा था। ये तो हमेशा ही बहुत सावधान रहते हैं, एवी ने दुश्मन सैनिकों की हलचल को देखते हुए सोचा। जाहिर है इनिकुस की योजनाओं को नाकाम करने के लिए एवी और उसके साथियों ने जो कुछ भी किया था उसके बाद उसका इतना सतर्क रहना स्वाभाविक ही था। कई गलियारों से गुजरने के बाद उनका समूह आखिरकार एक बड़े दरवाजे के सामने रुका जिसके पीछे संभवतः स्टेशन का मुखिया इंतजार कर रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जिस रास्ते से वे हमें लाए हैं वो यहां पहुंचने का सबसे तेज रास्ता नहीं है, तो वे मुझे भी भ्रमित करना चाहते हैं। अब तक लिए गए सभी मोड़ों को देखते हुए एवी को पूरा यकीन था कि उसे भागने से रोकने के लिए स्टेशन के चारों ओर घुमाया गया है। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया था कि उसके दुश्मनों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और इस मामले में वह बिल्कुल सही थे। अंततः एवी के सामने का बड़ा दरवाजा खुला और एक विशाल लाउंज दिखाई दिया जिसे देखकर उसकी भव्यता का ठिकाना नहीं रहा। अंदर का सारा फर्नीचर उच्च कोटि का था और पीछे और बगल की दीवारों के साथ एक बड़ा एक्वेरियम था जो ऐसे अलौकिक जलीय जीवों से भरा था जिन्हें एवी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये निश्चित रूप से सुंदर था और इसे पता चलता था कि स्टेशन के मालिक के पास कितना धन और शक्ति थी।
यदि वह दुश्मन के इलाके के बीचों बीच न होता तो एवी शायद किसी देहाती की तरह व्यवहार करता और घंटों तक शीशे से चिपक कर उस बड़े टैंक में तैरते जीवों को ध्यान से देखता रहता। इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनाए रखी और कमरे के बीचों बीच एक सजे धजे सोफे पर बैठे अकेले व्यक्ति के पास पहुंचा। कमरे के किनारों पर 16 और गार्ड मौजूद थे, जिससे दुश्मन सैनिकों की कुल संख्या 38 हो गई। जैसा कि अनुरोध किया गया था, मैं गृतियों को अपने साथ लाया हूं। मुझे अभी बाकी पैसे चाहिए। एवी ने इनको से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर कहा। लगता है आप सीधे काम की बात पर आ गए हैं। क्या आप पहले मेरे साथ बैठकर कुछ जल्दबान नहीं करना चाहेंगे? मैं एक मशहूर 4 सितारा भाड़े के सैनिक से संबंध बनाना चाहता हूं, जिसे हाल ही में वीजा का प्रतिष्ठित रजत क्रॉस मिला है। इनको चाहे कितना भी दोस्ताना व्यवहार कर रहा हो, एवी उसकी आंखों में देखकर समझ गया कि उसे अपने सामने कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। एवी उसकी नजर में बस एक मामूली मोहरा था, जिसे वह अपने अधीन करना चाहता था। मुझे आपका प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन मैं यहां जरूरत से ज्यादा नहीं रुकना चाहता। भुगतान मिलते ही मैं गृतियों को सौंप दूंगा और फिर चला जाऊंगा। ओह, मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं चलेगा। आप अभी कुछ देर तक यहां से नहीं जा पाएंगे। अब तक जितने भी भाड़े के सैनिकों से मैं मिला हूं, आप भी पैसे के लालच में आसानी से फंस गए। कितना अनुमान लगाने लायक है। अब सौहार्दपूर्ण व्यवहार का दिखावा न करते हुए इनिकोस ने कमरे में मौजूद सैनिकों को इशारा किया और उन सभी ने एवी पर अपनी बंदूकें तान दी। तुम संख्या में कम हो और ताकत में भी कम हो। अगर तुम दर्द नहीं सहना चाहते तो आत्मसमर्पण कर दो। तुम जल्द ही उनके साथ शामिल हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भावी साथियों को तुम्हें चोट पहुंचानी पड़े। इनिकोस ने उपहास भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे के भाव से साफ था कि वह वास्तव में चाहता था कि एवी विरोध करे। उसे पिटते और कुचलते हुए देखना चाहता था ताकि वह उसका मनोरंजन कर सके। तो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। वैसे मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस तरह के आदमी हो, लेकिन तुम शायद मेरी सोच से भी ज्यादा बीमार हो। एवी को इस अचानक हुए धोखे से जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसे हमेशा से यही उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। असल में उसे पहले से ही पता था कि इनिकोस शुरू से ही उसे धमकाने की कोशिश करेगा, न कि उसके साथ नमी से पेश आएगा। जाहिर है उसे ये भी समझ आ गया था कि खाना पीना और उसे दी गई वह खास कुछ सब जाल थे। दुर्भाग्य से तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, एवी ने कहा, मानो उस पर तनी हुई बंदूकों से वह जरा भी विचलित न हुआ हो। और वह क्या है? क्या तुम्हारे दोस्त बाहर अपने जहाजों में इंतजार कर रहे हैं? अगर वे हमला भी करते हैं तो एलायंस पुलिस के आने और उन्हें गिरफ्तार करने से पहले स्टेशन की सुरक्षा को भेजना नामुमकिन होगा। और जब तक वे तुम्हें ढूंढने आएंगे तब तक तुम मेरे अधीन हो चुके होगे। इनिकोस निराधार आत्मविश्वास से भरा था और एवी के सामने शेखी बघाने और उसकी बेबुनियाद समझी जाने वाली बातों को सुनने में उसे कोई हिचक नहीं थी। अंत में ये सब उसके पतन को और भी आसान बना देगा। लेकिन एवी झूठ नहीं बोल रहा था। वह ठीक इसी स्थिति के लिए तैयार होकर आया था और इनिकोस की योजना की सबसे बड़ी खामी को उजागर करने के लिए तैयार था। नहीं, मेरे साथी जरूर मदद करेंगे, लेकिन वे तुम्हारी हार का कारण नहीं बनेंगे। तुम्हारी हार तुम्हारे अहंकार के कारण होगी। वफादारी किसी के नियंत्रण में रहकर नहीं आती। जैसे ही एवी ने कहा, वृत्तों को बांधे रखने वाली जंजीरें खुल गईं। वृत्तों ने अपने शरीर पर छिपे एक उपकरण को सक्रिय कर दिया। उन दोनों पर हथियार ताने बैठे अधिकांश गार्ड गोली चलाने ही वाले थे कि उन्हें असह्य दर्द हुआ। उनके सिर में लगे इम्प्लांट अचानक सक्रिय हो गए थे और बेकाबू हो रहे थे। कुछ ही सेकंड में इनिकोस के 4 गार्डों को छोड़कर बाकी सभी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। वे ही थे जो अपनी मर्जी से उसका अनुसरण कर रहे थे। बाकी सभी अपहरण किए गए भाड़े के सैनिक थे, ऐसे भाड़े के सैनिक जिनके इम्प्लांट अभी निष्क्रिय किए गए थे। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 130 कैसे पासा पलटा है 2। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। ठीक है, 10 मिनट हो गए, अब चलने का समय है। टाइमर खत्म होने के बाद एजरा ने अपने सिर के ऊपर लगे पैनल का ताला खोला। कुछ ही देर में एक हल्की सी यांत्रिक आवाज आई और पैनल धीरे-धीरे खुल गया। एजरा ने अपना सिर बाहर निकालकर यह सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है और फिर दूसरों को इशारा किया। कसेंड्रा, जैस्मीन और काइडिन तीनों उस तंग जगह से बाहर निकले और लड़ाई लेने लगे। मुझे याद दिलाना कि मैं दोबारा कभी ऐसा करने के लिए राजी ना हूं। काइडिन बड़बड़ाया। मुझे नहीं पता कि तुम अब क्यों शिकायत कर रहे हो। तुमने तो इसके लिए हाँ कहा था और ये तुम्हारी ही योजना थी। क्या तुम सच में अपने जहाज पर इंतजार करना और चुपचाप बैठे रहना पसंद करते? काइडिन ने अपनी बहन के इस जवाब पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वृत्तियों को धोखा देने का नाटक करने का विचार उसी का था कि वे चुपके से इनिकोस से ऑर्बिटल स्टेशन पर जा सकें। उसने बस इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि डिंडलेस की तस्वीर वाले डिब्बे में खुद को ठूंसने में कितनी परेशानी होगी। बेशक इस छोटे कमरे का यह उद्देश्य नहीं था। असल में यह एक तरह का अंतिम बचाव था जिसका इस्तेमाल चालक दल छिपने और जवाबी हमले की योजना बनाने के लिए कर सकता था अगर कभी जहाज पर हमला हो जाए। फिर भी इसका मतलब यह था कि यह क्षेत्र हर तरह के सेंसर से पूरी तरह सुरक्षित था और इसी वजह से कासेंड्रा, जैस्मीन, एजरा और काइडिन इनिकोस के आदमियों द्वारा जीवन रूपों की खोज के दौरान पकड़े जाने से बच गए थे। ठीक है, भाई बहनों की नोकझोंक बंद करो, चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ है तो स्टेशन के ज्यादातर गार्ड इस समय एवी और वृत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। हमें इस समय का इस्तेमाल बेईमानों को बचाने के लिए करना चाहिए, एजरा ने कहा। वह बचाव अभियान का नेतृत्व करने वाला था और उसे बाकी लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत थी। सौभाग्य से वे सभी कुशल पेशेवर थे और 2 मिनट से भी कम समय में उन्होंने अपना सामान तैयार कर लिया और जाने के लिए तैयार थे। स्वाभाविक रूप से डिंडलेस को स्टेशन से जोड़ने वाला एयरलॉक बंद था और कसेंड्रा को दूसरी तरफ 2 लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी जो संभवतः गार्ड थे। अगर वृत्तियों उनके साथ होता तो वह आसानी से दरवाजों तक पहुंच सकता था और सर्किटरी से छेड़छाड़ करके उसे खोल सकता था, लेकिन वहां मौजूद किसी के पास ऐसा कौशल नहीं था। इसके बजाय वे इस समस्या को अधिक हिंसक तरीके से हल करेंगे, जैसा कि भाड़े के सैनिकों के लिए सामान्य था। कसेंड्रा, काइडिन, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं तुम अंदर कूद जाओ और गार्डों से निपटो। जैस्मीन, मेरे पीछे रहना और जरूरत पड़ने पर वफा देना। जैसे ही सभी ने एजरा के आदेशों पर सहमति में सिर हिलाया, उसने अपना हार्ड लाइट हॉर्बट निकाला और उस आकृति की कल्पना की जिसे वह काटना चाहता था। फिर बस एक सेकंड में उसने अपना हथियार आगे की ओर घुमाया और एयरलॉक के दरवाजे पर एक त्रिकोणीय पैटर्न बनाया और अब उखड़े हुए धातु के टुकड़े को लात मारकर रास्ते से हटा दिया। इसके बाद सबसे पहले काइडिन अंदर गया, उसके बाद कसेंड्रा गई। उन दोनों ने दूसरी तरफ मौजूद 2 अचेत गार्डों पर बेरहमी से हमला किया और उन्हें आसानी से काबू में कर लिया। एजरा के दरवाजा काटकर अंदर घुसते ही लगभग तुरंत स्टेशन की सुरक्षा में सीन लगने का अलार्म बजने लगा। इससे स्वाभाविक रूप से एजरा, कसांड्रा, जैस्मीन और काइडिन की घुसपैठ का पता चल गया, लेकिन इसकी उम्मीद तो थी। सच कहें तो यह अतिरिक्त अफरा-तफरी अंततः उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। संभवतः हैवी पहले से ही वृत्तियों द्वारा तैयार किए गए जाल को बिछाने की तैयारी में लगा हुआ था और किसी भी अतिरिक्त गड़बड़ी से उसे मदद मिलेगी। हर कमरे की जल्दी से तलाशी लो, हमें जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को ढूंढना है। वे चारों स्टेशन में घुस गए और जिस भी दरवाजे पर पहुंचे उसे खोल दिया। ज्यादातर दरवाजे खुले थे, लेकिन जो बंद थे उन्हें जबरदस्ती तोड़ दिया गया। कुछ बार उनका सामना ऐसे गार्डों से हुआ जो या तो सो रहे थे या खाना खा रहे थे, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें आसानी से काबू कर लिया गया। फिर भी एजरा, कसांड्रा, जैस्मीन और काइडिन स्टेशन के रक्षकों से हमेशा के लिए बच नहीं पाए। जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी, उनमें से अधिकांश इनिकोस के साथ हैवी को डराने और दबाने के लिए थे, लेकिन स्टेशन को सुरक्षित नहीं छोड़ा गया था। 9 लोगों के एक सुसज्जित समूह ने जल्द ही चारों घुसपैठियों को ढूंढ लिया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक गलियारे के चौराहे पर फंसे एजरा की टीम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि उनके पास एक साथ फायरिंग करने वाले हथियार कम थे। एक कंकशन ग्रेनेड फेंको और फिर मुझे कवर करो, मैं अपना रास्ता बनाऊंगा और उनकी घेराबंदी तोड़ दूंगा। एजरा ने अपनी 2 लेजर पिस्तौलें एक तरफ रखते हुए और अपना हार्ड लाइट हथियार निकालते हुए कहा। ये निश्चित रूप से लापरवाह था, लेकिन चूंकि उसे कमांडर का पद दिया गया था, इसलिए कसांड्रा, काइडिन और जैस्मीन ने उसके आदेशों का पालन किया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेल 5 नेटिव वेबसाइट खोजें। जैस्मीन ने अपने पास मौजूद कई हथियारों में से एक कंकशन ग्रेनेड निकाला। जैसे ही उसने उसे फेंका, प्रशिक्षित सैनिकों ने उसे अपनी ओर आते देखा और तुरंत पहचान लिया। फिर भी इस तंग जगह में उनके लिए समय पर हटना संभव था। डिवाइस के सक्रिय होते ही एक तेज रोशनी और कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। हालांकि उन्होंने ऐसे हेलमेट पहन रखे थे जो खतरनाक स्तर की रोशनी और आवाज को रोकने के लिए बने थे। जैस्मीन द्वारा इस्तेमाल किया गया ग्रेनेड उच्च श्रेणी का सैन्य उत्पाद था और फिर भी उन्हें कुछ क्षणों के लिए भ्रमित कर दिया। इस दौरान एजरा ने दूरी कम कर ली जबकि कसांड्रा और काइडिन ने अपनी लेजर राइफल से गोलीबारी की। हालांकि वे घातक हमलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपने विरोधियों पर नमी बरत रहे थे। एजरा ने अपनी भला को सटीकता से घुमाया और सैनिकों के हाथों और पैरों की नसों को इस तरह काट दिया कि वे हिल डुल न सकें। उसी समय कसांड्रा, जैस्मीन और काइडिन ने घातक लेजर दागे। हर बार से निशाने पर गंभीर जलन हुई और ठीक होने के लिए गहन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। हालांकि वे पूर्व भाड़े के सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे थे और भले ही वे वास्तव में इनिकोस के लिए काम नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। ऐसा न करना उनके स्वामी के खिलाफ प्रतिरोध माना जाता और उनके सिर में लगे इम्प्लांट को सक्रिय कर देता। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 131 एक खोया हुआ दोस्त वर्तमान शत्रु के रूप में। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी।
जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एजरा, कसांड्रा, जैस्मीन और काइलिन गुलाम भाड़े के सैनिकों से तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनमें से केवल 3 सबसे कुशल सैनिक ही नहीं बचे। उनके शानदार प्रदर्शन से यह स्पष्ट था कि इनिक्वस के जंगल में आने से पहले वे काफी प्रभावशाली योद्धा रहे थे। बेशक एवी की टीम के सदस्य भी कम नहीं थे। एजरा, कसांड्रा और काइलिन तीनों को भाड़े के सैनिकों के रूप में कई वर्षों का अनुभव था और जैस्मीन ने अलायंस पुलिस में रहते हुए भी कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। अंततः एजरा की टीम को रोकने आए 9 लोगों के समूह में से केवल एक महिला ही बची। वह सबसे सक्षम थी और कुशलता से उनका सामना कर रही थी। फिर भी अब जब वह अकेली थी तो उसका गिरना तय था, या कम से कम वे सभी यही सोच रहे थे। मौका मिलते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी लेजर राइफल फेंक दी और आगे की ओर छलांग लगाई। अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले अंदाज में उसने अपनी कमर पर लटकी एक छोटी सी छड़ी पकड़ी जो एक कठोर हल्के भाले में बदल गई। इससे सभी चौंक गए और हथियार के तेज वार से कसांड्रा का चेहरा लगभग छलनी हो गया। सौभाग्य से आखिरी क्षण में एजरा ने अपने कठोर हल्के भाले से वार को रोक दिया और हमलावर को पीछे धकेल दिया। ऐसा नहीं हो सकता, एजरा ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने उस महिला पर जोरदार हमला किया, लेकिन वह भी उसका डटकर मुकाबला कर रही थी। यह बाकी लोगों के लिए सचमुच एक आश्चर्यजनक दृश्य था क्योंकि एजरा के पास उन सभी में सबसे बेहतरीन करीबी लड़ाई के कौशल थे। इस महिला का उसके बराबर होना, इसका मतलब था कि वह साधारण रूप से कुशल थी। मुझे नहीं लगता कि उसे हराना आसान होगा। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरे बिना खोज जारी रखो, मैं उसे यहीं रोके रखूंगा। एजरा के अचानक उसे छोड़कर जाने के आदेश ने कसांड्रा, जैस्मीन और काइलिन को स्तब्ध कर दिया। वह उनकी टीम का नेता था, लेकिन जब वह इतने खतरनाक व्यक्ति से लड़ रहा था तब वह उन्हें उसे अकेला छोड़ने के लिए कह रहा था। एजरा, हम ऐसा नहीं कर सकते, चलो मिलकर उसे हराने पर ध्यान दें। अगर हम सब मिलकर उस पर निशाना साधेंगे तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। कसांड्रा ने महिला पर अपना हथियार तानते हुए कहा और उस पर गोली चलाई। लेकिन लेजर अपने निशाने पर नहीं लगी, मानो उसे भविष्य दिखाई दे रहा हो। महिला ने एकदम सही समय पर अपने भाले से वार किया और अपने कठोर प्रकाश हथियार से वार को रोक दिया। उसी क्षण उसने अपनी कमर पर रखी लेजर पिस्तौल निकाली और जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो गई। ये सब अविश्वसनीय रूप से तेज था और कसांड्रा आंखें फाड़कर रास्ते से हटने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इससे पहले कि महिला गोली चला पाती, एजरा ने अपने भाले से उस पर दबाव बनाया और उसे रक्षात्मक स्थिति में ला दिया। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। ये गलियारे उसे घेरने के लिए बहुत तंग है, इसलिए हमारी संख्या का फायदा भी कोई खास मदद नहीं करेगा। बस जाओ, मैं वादा करता हूं कि मैं जीतूंगा। इस बार एजरा का लहजा ज्यादा जोरदार था और कसांड्रा मुश्किल से ही उससे बहस कर पा रही थी। हालांकि वह रुककर मदद करना चाहती थी, लेकिन एक ही व्यक्ति से लड़ने में ज्यादा समय बर्बाद करने से उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। उसे एक और बात भी समझ में आई थी। एजरा लगभग निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जानता था। उसके लहजे में उसे बहुत गुस्सा सुनाई दे रहा था। यह उसके स्वभाव के विपरीत था क्योंकि वह आमतौर पर शांत रहता था। ठीक है, हम जा रहे हैं, कसांड्रा ने कहा और अपने भाई और जैस्मीन को दूसरे गलियारे में ले जाकर विटो के चाचा की तलाश जारी रखी। उस महिला ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एजरा से लड़ते लड़ते वह बुरी तरह लड़ रही थी। उसके कठोर प्रकाश हथियार का एक सीधा वार ही उसके लिए अंत का कारण बन सकता था। लगभग 2 मिनट तक दोनों एक दूसरे से जमकर लड़ते रहे, एक के बाद एक वार करते रहे, जब तक कि एजरा आखिरकार एक वार करने में कामयाब नहीं हो गया। हालांकि उसने अपने प्रतिद्वंदी के शरीर पर वार नहीं किया, बल्कि उसके भाले ने उस सुरक्षात्मक हेलमेट को चीर दिया जिसने महिला के चेहरे को ढक रखा था। हेलमेट के हत्थे ही कंधे तक लंबे हरे बाल नीचे गिर गए और एक जोड़ी तीखी भूरी आंखें एजरा को घूर रही थी। एजरा ने तुरंत उसे पहचान लिया। अब तक वह निश्चित नहीं था, लेकिन अब जब उसका चेहरा सामने आ गया था तो वह पहचान गया। ओलिविया, मुझे लगा था कि तुम मर गई हो, हालांकि ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य मृत्यु से भी बदतर हो गया है। एजरा ने कहा, अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। लगभग 3 साल पहले की बात है, लेकिन दोनों ने 4 महीने से अधिक समय तक चले एक प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने एक दूसरे से संपर्क में रहने और भविष्य में फिर से मिलने पर साथ काम करने का वादा किया था। लेकिन लगभग 1 साल पहले ओलिविया अचानक गायब हो गई। सभी ने यही मान लिया था कि वह अंतरिक्ष में कहीं मर गई होगी। भाड़े के सैनिक होने का यही एक आम खतरा था, लेकिन ऐसा नहीं था। एजरा की तीव्र भावनाओं के बावजूद ओलिविया ने कुछ नहीं कहा और उसकी निगाहें ठंडी बनी रहीं। इनिक्वस के गुलाम सैनिकों में से एक के रूप में जीवित रहने के लिए उसने बहुत पहले ही अपनी भावनाओं को दबा दिया था और आदेशों का अक्षरशः पालन करना सीख लिया था। इसके अलावा कुछ भी करने पर उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती, जिसे एक अनुभवी भाड़े का सैनिक भी नहीं झेल पाता। उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहीं रोक दूंगी और तुम्हारे सिर में लगा हुआ हिमलान निकलवा दूंगी। इसलिए कुछ भी मत छिपाओ और मुझसे लड़ो। मैं वैसे भी जीत जाऊंगी और तुम्हें वापस ले आऊंगी। अब एजरा की आंखों में पहले से भी कहीं अधिक दृढ़ संकल्प था। अब वह केवल अपने ग्राहक के चाचा को बचाने और इनिक्वस के जंगल में फंसे कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों की मदद करने के लिए नहीं लड़ रहा था। अब वह अपने एक मित्र को बचाने के लिए लड़ रहा था। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 132 एवी बनाम इनिक्वस। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। इनिक्वस द्वारा गुलाम बनाए गए भाड़े के सैनिकों के अचानक गिर जाने से मची अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए एवी ने अपने बचे हुए 4 गार्डों पर निशाना साधा। ये सभी उसकी निजी सेना के नेता थे और उसके ग्रह से आए थे। बिना किसी कृत्रिम हस्तक्षेप के वे उसके प्रति अत्यंत वफादार थे। एवी की उच्च स्तरीय लेजर राइफल से तेज गति से दागी गई गोलियों की बौछार चारों गार्डों के व्यक्तिगत शील्ड जनरेटरों पर जा लगी। स्वाभाविक रूप से चारों प्रशिक्षित योद्धा जल्दी ही सब में से उबर गए और जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी ट्रिगर दबा पाते, एवी ने अपने और इनिक्वस के बीच रखी मेज को उठाकर ढाल बना लिया। कुछ क्षणों के लिए एवी और गार्डों के बीच गोलीबारी हुई, लेकिन यह उनकी एक बड़ी गलती थी। उन सभी का पूरा ध्यान एवी पर था और उन्होंने ग्रिटियो से अपनी नजरें पूरी तरह हटा ली थी। यह एक ऐसी गलती थी जो जल्दी भारी पड़ने वाली थी। ग्रिटियो ने अपनी 6 भुजाओं में से 4 का उपयोग करते हुए गोलाकार उपकरणों को प्रत्येक गार्ड की ओर लुकाया, जिन्हें इसकी आशंका नहीं थी। उनके शील्ड जनरेटर को इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वे केवल एक निश्चित गति या उससे तेज गति से चलने वाले प्रोजेक्टाइल पर ही प्रतिक्रिया करें, अन्यथा वे जिसे बचा रहे थे उसे हिलने डुलने से रोक देते। इसी कारण ग्रिटियो द्वारा भेजे गए उपकरण आसानी से फोर्स फील्ड से गुजर गए और सक्रिय हो गए। इनिक्वस के वफादार गार्डों के चारों ओर एक साथ 4 तेज रोशनी चमक उठी। शॉक ग्रेनेड से तेज बिजली के झटके निकले और उनकी मांसपेशियां अकड़ गईं और उनका सिर चकरा गया। अपने बॉडी आर्मर और साइबरनेटिक मंत्रों की बदौलत वे होश में रहे, लेकिन उनमें से कोई भी कम से कम कुछ मिनटों तक हिल नहीं पाएगा। लगभग इसी समय स्टेशन में एक तेज अलार्म बजने लगा। यह इस बात का संकेत था कि एवी के साथी अंदर घुस चुके थे। लगता है यही हमारी जीत है। अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ से बचना चाहते हैं तो मैं आपको आत्मसमर्पण करने की सलाह दूंगा। एवी ने अपना हथियार सीधे इनिक्वस की ओर तानते हुए कहा और उसके पहले कहे शब्दों को उसी पर वापस फेंक दिया। इनिक्वस ऊपर से भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन असल में वह इतना क्रोधित था कि सोचने की भी हालत नहीं थी। जिस चूहे को उसने आसानी से फंसा लिया था, उसने चमत्कारिक रूप से पलटवार कर दिया था। उसके सारे रक्षक निष्क्रिय हो चुके थे और वह बिल्कुल अकेला था। वह स्वाभाविक रूप से अपने और सैनिकों को बुला सकता था, लेकिन ग्रिटियो को जिस यंत्र की क्षमताओं का पता नहीं था, उसके कारण इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उन्हें बिना किसी लड़ाई के ही मरवाने के लिए बुला रहा होगा। मैंने अपने जीवन में कभी इतना अपमान नहीं सहा। चाहे मैं तुम्हें टुकड़े-टुकड़े करके बार-बार जोड़ दूं ताकि तुम अंतहीन पीड़ादायक जीवन जी सको, मुझे नहीं पता कि इससे मेरे अंदर उमड़ रहे गुस्से को शांत करने में मदद मिलेगी या नहीं। इससे पहले कि इनिक्वस अपनी बात पूरी कर पाता, एवी ने अपनी लेजर राइफल का ट्रिगर दबाया और इनिक्वस की ओर एक जोरदार धमाका किया। यह हथियार का सबसे शक्तिशाली हमला था और उसे लगा कि यह उसके बचाव में लगे किसी भी कवच को भेद देगा। एवी ने बाकी सभी के खिलाफ गैर-घातक हमले किए थे, लेकिन इनिक्वस के लिए उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह जिंदा रहे या मर जाए। फिर भी एवी को आश्चर्य हुआ कि उसके हथियार का शक्तिशाली धमाका इनिक्वस को नहीं लगा। अब तक अदृश्य रही एक चमकती हुई ढाल ने हमले को सो किया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इनिक्वस को एक खरोंच भी नहीं आई। मुझे लगता है कि मुझे उससे कुछ सुरक्षा की उम्मीद करनी चाहिए थी। ये देखते हुए कि वह ऐसे व्यक्ति से मिल रहा था जिसे वह दुश्मन मानता है, मुझे बस यह नहीं लगा था कि उसकी सुरक्षा इतनी मजबूत होगी। एवी ने सोचा, ये देखकर कि उसकी लेजर राइफल कितनी बेअसर साबित हुई। हालांकि अगले ही पल वह और भी हैरान हो गया। इनिक्वस निहत्था दिख रहा था, लेकिन असल में उसके पास एक छुपा हुआ तुरुप का पत्ता था जो उसकी आस्तीनों में छिपा हुआ था। एक धातुई दस्ताना तेजी से प्रकट हुआ और इनिक्वस के फैले हुए दाहिने हाथ को जकड़ लिया। उसके केंद्र में एक शक्तिशाली लेजर उत्सर्जक था जिसे उसने सीधे एवी की ओर लक्षित किया। अचानक हरे रंग की तेज रोशनी चमकी और लेजर के लगने से एक जोरदार विस्फोट हुआ। ग्रिटियो ने भय से देखा कि एवी मानो टुकड़ों में बिखर गया हो और उसने सोचा कि भाड़े के सैनिकों के नेता का जो भी बचा हुआ हिस्सा था वह उसके पीछे की दीवार से जा टकराया। धिक्कार है, बहुत दर्द हुआ। मुझे सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी। एवी विस्फोट से उठे हुए से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाया। इतने शक्तिशाली विस्फोट से टकराने के बावजूद वह लगभग सुरक्षित था। उसके कपड़ों पर कुछ जलने के निशान थे और निश्चित रूप से उसकी पीठ पर प्रभाव से थोड़ा दर्द था, लेकिन वह अन्यथा ठीक था। जब उसने अपने ऊपर आने वाले हमले को भांप लिया तो उसने बचाव का प्रयास छोड़ दिया और एजरा की कठोर प्रकाश ढाल निकाल ली। सौभाग्य से उधार ली गई उस ढाल ने उसकी रक्षा कर ली। अब तो बस यही दिखाना था कि हार्ड लाइट उपकरण कितने टिकाऊ होते हैं।
तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कभी ऐसे आदमी के रूप में नहीं देखा था जो खुद काम में हाथ बटाएगा। मुझे लगा था कि तुम पर्दे के पीछे रहने वाले उस अहंकारी किस्म के इंसान हो जो दूसरों को हुक्म देता है क्योंकि खुद कुछ नहीं कर सकता। एवी ने ताना मारा। वह हैरान रह गया था, लेकिन वह इससे अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने देने वाला था। मैं सोच रहा था कि तुम्हें खोलते समय कहां से शुरू करूं, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारी ये ज़बान काटनी पड़ेगी। पता नहीं जब मैं तुमसे निपट लूंगा तो तुम मजाक करना जारी रखोगे या नहीं। इनिकुस आखिरकार अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में हत्या की आग थी। उसके गुस्से का पात्र उसके सामने था और जो कुछ भी हुआ था उसका बदला लेने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। ऐसी तेजी से जो केवल जैविक या साइबरनेटिक संवर्धन से ही आ सकती है। इनिकुस एक जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ा जिसने कई दिनों की खोज के बाद अपना शिकार पा लिया हो। वह अपने गुस्से में पूरी तरह डूब चुका था और चाहे कुछ भी हो जाए वह भी को चीर फाड़ कर देगा। नोबेल हॉल इतिहास अध्याय 133 एजरा बनाम ओलिविया। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। एजरा ने ओलिविया के खिलाफ अपनी नई लड़ाई भयंकर हमलों से शुरू की जो किसी भी अनुभवी प्रतिद्वंदी को एक ही बार में ढेर कर सकते थे। लेकिन एजरा की पुरानी दोस्त और इनिकुस की वर्तमान वर्ष में ओलिविया भी उतनी ही कुशल योद्धा थी और सच कहें तो उसे कठोर हल्के हथियार चलाने का एजरा से भी कहीं अधिक अनुभव था। ओलिविया में एजरा जितनी शारीरिक शक्ति नहीं थी फिर भी वह फुर्तीली थी और उसके वार जानलेवा थे। अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए वह एजरा के हथियार को रोकती और उसे सही कोण और कमर से मोड़ देती। फिर एक तेज बार से वह आगे बढ़कर उस जगह पर वार करती जहां बचाव करना सबसे मुश्किल होता और एजरा का संतुलन बिगाड़ देती। वह पहले से कम कुशल नहीं है। सच कहूं तो उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही चमत्कार है कि उसकी क्षमताएं कम नहीं हुई हैं। फिर भी मैं समझ सकता हूं कि इस दौरान वह बेहतर नहीं हो पाई है। एजरा ने वार करते हुए सोचा। पिछले एक साल में उसने लगातार खुद को बेहतर बनाया था जबकि उसका दोस्त स्थिर हो गया था। फिर भी इससे वे दोनों लगभग एक ही स्तर पर आ गए थे। पहले नजदीकी लड़ाई में एजरा थोड़ा कमजोर था। अगर कोई उन्हें देख रहा होता तो वे दोनों दो तूफानों की तरह टकराते नजर आते। एजरा बड़ा और ताकतवर था जबकि ओलिविया तेज थी। आखिरकार एजरा ने ओलिविया के वार को रोकने के तरीके का अंदाजा लगा लिया और तेजी से पीछे हटकर अपने भाले के पिछले हिस्से से आगे वार किया। अमानवीय कौशल और फुर्ती के साथ ओलिविया ने अपने हथियार को घुमाकर आने वाले वार को रोका और बड़ी मुश्किल से समय रहते अपने भाले को सही जगह पर पहुंचाया। फिर भी पहले के वारों के विपरीत इस बार उसे एजरा की पूरी ताकत झेलनी पड़ी और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह कई मीटर तक गलियारे में उड़ती हुई गई फिर तलवार खाकर जमीन पर गिरी। जैसे ही वह उतरी उसका संतुलन और पैर लड़खड़ा गए और एजरा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब जब पल्ला भारी था एजरा तब तक हमला करता रहेगा जब तक जीत न जाए। या कम से कम उसने यही सोचा था। ओलिविया का पीछा करने की जल्दबाजी में वह अपने आसपास ध्यान देना भूल गया था। वह अपने सामने मौजूद दुश्मन पर इतना ध्यान केंद्रित कर चुका था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक जाल में फंस रहा है। जैसे ही वह उस गलियारे से गुजरा जो उस हॉलवे से मिलता था जहां वह ओलिविया से लड़ रहा था इनिकुस के 3 और सैनिक प्रकट हुए और उस पर गोलियां बरसाने लगे। वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे और स्टेशन में तबाही मचा रहा लाल रंग का विशालकाय जीव अचानक लेजर की गोलियों की बौछार से घिर गया। आमतौर पर इस समय एजरा अपने कवच का इस्तेमाल वारों को झेलने और आगे बढ़ने के लिए करता लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं था। उसने अपना ये सुरक्षात्मक उपकरण एवी को उधार दिया था और अब यही फैसला उसे भारी पड़ रहा था। उसका निजी कवच जनरेटर उसे लेजर हमलों से बचा तो रहा था लेकिन उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। जैसे ही एजरा ने पीछे हटकर हमले से बचने की कोशिश की ओलिविया ने मौका देखकर वार कर दिया। अपने शरीर को हिलाते हुए एजरा बड़ी मुश्किल से समय रहते अपने भाले को घुमाकर अपनी छाती की ओर आ रहे वार को रोक पाया। दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से चोट से नहीं बच पाया। ओलिविया के भाले का रास्ता तो बदल गया था लेकिन उसके तेज कठोर और हल्के ब्लेड ने एजरा की बाईं बांह को चीर दिया और उसमें एक गहरा घाव कर दिया। घाव से गहरा बैंगनी खून बहने लगा और एजरा दर्द से कराह उठा। जाहिर है चोट लगने के बावजूद उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की और अपने हथियार से जोरदार वार करते हुए ओलिविया को पीछे धकेल दिया जब वह उस पर दबाव बनाकर उसे निर्णायक वार करने की कोशिश कर रही थी। मैं अभी भी इसे हिला सकता हूं लेकिन मेरा बायां हाथ पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। उसने उस वार से मेरी कुछ नसें और मांसपेशियां जरूर काट दी हैं। ये सच में आसान नहीं होने वाला है। एजरा ने बचाव करते हुए सोचा। उसे संभलने का जरा भी समय दिए बिना ओलिविया लगातार उस पर दबाव बनाती रही और उसे पीछे धकेलती रही। बाकी 3 गुलाम सैनिक उसका साथ नहीं दे पाए क्योंकि जगह इतनी कम थी कि वे ओलिविया को गलती से गोली मारे बिना पीछे से उसकी मदद नहीं कर सकते थे। यही समस्या एजरा द्वारा कसेंड्रा, जैस्मीन और काइलिन को दूर भेजने का एक मुख्य कारण थी। लेकिन उनके विपरीत उनके विरोधियों को स्टेशन की जानकारी थी और यह निश्चित था कि एजरा को अचानक घेरने वाले 3 व्यक्ति किसी नई जगह पर जा रहे थे ताकि वे उस पर दूसरे कोण से हमला कर सकें और ओलिविया को फिर से हमला करने का मौका दे सकें। रक्षात्मक लड़ाई जारी रखते हुए एजरा ने अनुमान लगाया कि बाकी तीनों कहां प्रकट होंगे। उसके शील्ड जनरेटर की शक्ति अब कम हो रही थी और एक और भारी हमले से यह टूट सकता था जिससे उसकी सुरक्षा ध्वस्त हो सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जीत की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी। वह वही होना चाहिए। ओलिविया द्वारा अचानक उस पर थोड़ा अधिक दबाव डालने का एहसास होने पर एजरा ने अनुमान लगाया कि उसका बैकअप अगले चौराहे पर इंतजार कर रहा होगा। पीछे हटने के बाद से अपनी निष्क्रिय लड़ाई के विपरीत एजरा ने अपने भाले को एक बड़े चाप में घुमाया और अपने ऊपर की छत पर वार किया। इससे उसके ऊपर लगा एक प्रकाश यंत्र टूट गया और तेज रोशनी चमकी जिसके बाद मलबा गिरने लगा। केवल एक क्षण के लिए इससे ओलिविया पीछे हट गई लेकिन एजरा के लिए इतना ही काफी था। वह मुड़ा और तेजी से उस गलियारे में घुस गया जहां उसे लगा कि तीनों गार्ड उसका इंतजार कर रहे हैं और जैसा उसने सोचा था वे वहीं थे। उसने अपने तेज हथियार को अत्यंत तेजी से घुमाया, उनकी लेजर फायरिंग को रोका और उनके बीच छूट गया। कुछ सोचे समझे वारों से उसने उनके हाथों और पैरों पर वार करके तीनों को निष्क्रिय कर दिया। लड़ाई फिर से आमने सामने की हो गई। लेकिन अगले ही पल एजरा को एक भयानक आभास हुआ और उसने तुरंत अपनी कमर पर रखी लेजर पिस्तौल निकाली और पीछे की ओर फायर कर दिया। इससे ओलिविया को झुकना पड़ा क्योंकि वह एजरा के सिर में भाला घूमने ही वाली थी। हालांकि सिर में भाला लगने से बच जाने के बावजूद एजरा अपने प्रतिद्वंदी के हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाया था। ओलिविया को अपनी मुद्रा थोड़ी नीचे करनी पड़ी लेकिन वह अपना हथियार आगे की ओर घुमाकर एजरा के शरीर में सीधा वार करने में सफल रही। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर एयर फायर N8 की वेबसाइट खोजें। उसकी पीठ अभी भी उसकी ओर थी। एजरा ने देखा कि कठोर प्रकाश भाले का चमकता हुआ सिरा उसके पेट से बाहर निकल आया है। नोबेल हॉल इतिहास अध्याय 134 रास्ते पर। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। एजरा को पीछे छोड़कर कसेंड्रा, जैस्मीन और काइलिन के चाचा बेईमानों की तलाश में स्टेशन में दौड़ पड़े। एक एक करके हर कमरे की तलाशी ली जहां उन्हें अपना लक्ष्य मिला। अगर उनके पास ज्यादा समय होता तो शायद उन्हें स्टेशन के निर्माण की योजना मिल जाती लेकिन समय की कमी के कारण उन्हें मजबूरन हर जगह तलाशी लेनी पड़ी। बेशक घुसपैठ से मची अफरा-तफरी को शांत करने की कोशिश कर रहे कुछ गार्डों से उनकी झड़पें हुई। शुक्र है उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस महिला जितना कुशल हो जिससे लड़ने के लिए एजरा रुका था। हर लड़ाई अपेक्षाकृत आसान थी और 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। धिक्कार है इस हिस्से में भी कुछ नहीं मिला। अगर हम इनमें से किसी एक से पूछताछ कर पाते तो कितना आसान होता। काइलिन कुछ मीटर दूर बेहोश पड़े एक गार्ड को घूरते हुए बुलाया। उनके सिर में लगे इम्प्लांट के कारण उनसे पूछताछ करना व्यर्थ था। कैलिन उस आदमी से कुछ भी निकलवाने में इसलिए कामयाब हो पाया था जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था क्योंकि उसने एंड्रू को इतना ज्यादा शराब पिला दी थी कि उसकी झिझक खत्म हो गई थी। फिलहाल उनके पास न तो समय था और न ही जरूरी उपकरण क्योंकि उन्होंने गार्डों को मार गिराया था। इसलिए उन्हें बस बेतरतीब ढंग से तलाशी करनी पड़ रही थी। अभी भी स्टेशन के नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रही हो। कसांड्रा ने जैस्मिन की तरफ देखते हुए पूछा जो एक मेंटेनेंस कंसोल खोलकर स्टेशन का नक्शा देखने की कोशिश कर रही थी। माफ कीजिए सुरक्षा बहुत कड़ी है, मैं आसानी से अंदर नहीं जा पा रही। शायद अगर मुझे 1 घंटा मिल जाए तो मैं कर सकती हूँ लेकिन यह मेरा काम नहीं है। जैस्मिन ने बस अपना सिर हिलाया और कसांड्रा को मना कर दिया। एलायंस पुलिस में रहते हुए उसने हर तरह की स्थितियों के लिए ट्रेनिंग ली थी इसलिए उसे आपराधिक नेटवर्क को हैक करने के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी लेकिन यह उसका कोई खास हुनर नहीं था। साथ ही अपराधी आमतौर पर जिस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे वही निकोस द्वारा स्टेशन पर लगाए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा खराब था। ठीक है चलो मिलकर सोचते हैं। अब तक हमें ज्यादातर भंडार गृह, दलबंदी, शौचालय और भोजन कक्ष मिले हैं। क्या हमें सच में लगता है कि गृतियों के चाचा इस इलाके में होंगे? कसांड्रा ने उन्हें तर्क की एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे शक है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके कैदी को बाकी सब लोगों के साथ एक ही जगह रखा जाए। वह शायद किसी अलग थलग इलाके में होगा। जैस्मिन ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैं भी यही सोच रही थी। हमें ये भी पता है कि इनिकुस चाहता था कि गृतियों के चाचा उसके लिए कुछ बनाए तो वह शायद किसी विशेष सुविधा केंद्र में काम कर रहा होगा। जैसे ही वे तीनों दौड़ते और खोजते रहे काइलिन को अचानक एक विचार आया। एक ऐसी जगह जहां एक प्रतिभाशाली इंजीनियर काम कर रहा है उसे चलाने के लिए निसंदेह बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। यह शायद स्टेशन के रिएक्टर के पास होगा और हम ऊर्जा संचरण का अनुसरण करके वहां पहुंच सकते हैं जहां ऊर्जा अधिक प्रबल है। हो सकता है ये काम न करे लेकिन यह इससे बेहतर है।
कैडिन की योजना में स्वाभाविक रूप से कुछ कमियां थीं, लेकिन कसांड्रा और जैस्मीन को इसमें कुछ खूबियां नजर आईं। इसलिए हर कमरे की तलाशी लेने के बजाय उन्होंने एक पैनल खोला और अपने टर्मिनलों का उपयोग करके स्टेशन से गुजर रही ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाया और उसके स्रोत तक पहुंच गईं। ये रणनीति उनकी पिछली भटकन से कहीं बेहतर साबित हुई और उन्हें स्टेशन के अधिक उन्नत स्रोत तक पहुंचा दिया। बेशक जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका सामना अधिक कुशल सैनिकों से हुआ, लेकिन सच कहें तो इनिक्स के पास बहुत कम सैनिक बचे थे। उनमें से कई जिनरेस पर पहले हमले के दौरान मारे गए थे या अभी भी फ्रैगन 3 पर फंसे हुए थे। इनिक्स के बाकी सबसे कुशल लड़ाकों में से अधिकांश एवी का सामना करते समय उसके साथ थे और इस समय तक वे सभी अक्षम हो चुके थे। मुझे लगता है कि हमें वो मिल गया है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। उस हॉल के आखिर में एक कमरे के बाहर 5 गार्ड खड़े हैं और अलार्म पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर जो भी है वो हमारी घुसपैठ पर प्रतिक्रिया देने से ज्यादा जरूरी है। कसांड्रा ने अपने छोटे से जासूसी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों पर नजर रखते हुए कहा। एक छोटी सी रणनीति बैठक के बाद जैस्मीन ने अपनी बैग से 2 कंकशन ग्रेनेड निकाले। कसांड्रा के इशारे पर वह कोने से झुकी और दोनों डिवाइस 5 गार्डों की तरफ फेंक दिए। उन्होंने तुरंत अपनी तरफ आते हुए उन चीजों को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेनेड फटते ही तेज रोशनी और जोरदार आवाज हुई और 5 गार्ड कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए कसांड्रा और काइडिन अपने हथियारों से गोलियां चलाते हुए अंदर घुस गए। बाकी की लड़ाई लगभग वैसी ही हुई जैसी उम्मीद थी। जब तक ओएस भाई बहन आमने-सामने की लड़ाई में उतरे, तब तक वे दोनों अपनी बंदूकों से एक-एक गार्ड को मार गिरा चुके थे। तेज और जोरदार वारों से उन्होंने बचे हुए 3 लोगों को गिरा दिया, जो अभी भी भ्रमित थे और वैसे भी हाथ से हाथ की लड़ाई में माहिर नहीं थे। उन्होंने अपनी कुशलता के बजाय अपने शक्तिशाली साजो सामान और हथियारों पर ज्यादा भरोसा किया। अब इस साफ दिखाई देने वाले दरवाजे के पीछे क्या है? काइडिन ने कहा और एक लेजर कटर निकालकर एक नया प्रवेश द्वार बना दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर knowledge.net वेबसाइट खोजें। आमतौर पर एक साधारण दरवाजे को काटने में कुछ ही सेकंड लगते थे, लेकिन इस दरवाजे को तोड़ने में काइडिन को लेजर कटर का अधिकतम उपयोग करते हुए लगभग 3 मिनट लग गए। ये बहुत मोटा था और एक ऐसे सघन धातु से बना था जो काइडिन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे औजारों के लिए अधिक प्रतिरोधी था। यदि उनके पास मौजूद मॉडल उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होता, तो वे शायद इस मोटी परत को भेद नहीं पाते। लेकिन अंततः अंदर पहुंचने पर उन्हें एक विशाल सुविधा मिली जो दर्जनों विभिन्न प्रकार के उच्च तकनीकी उपकरणों से भरी हुई थी। यदि किसी ने कहा होता कि यह एलायंस के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक की प्रयोगशाला है, तो कासंड्रा, जैस्मीन और काइडिन उस बात पर विश्वास कर लेते। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 135 एवी का हताश संघर्ष। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। मैं मुश्किल में पड़ सकता हूं। एवी ने इनिक्स के एक जोरदार वार से खुद को बचाया और एजरा की कठोर प्रकाश ढाल से एक और बार झेला। उसने सोचा था कि इनिक्स के विशाल शरीर को देखते हुए उसमें कुछ युद्ध क्षमता तो होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना सक्षम होगा। उस और एजरा की तुलना में उसके वार थोड़े कमजोर थे, लेकिन फिर भी उसमें वैसी ही ताकत और अपने आकार के कारण एक डरावना व्यक्तित्व था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसने अपने शरीर को और मजबूत बनाने और अपनी प्रतिक्रिया गति और फुर्ती बढ़ाने के लिए किसी तरह के संवर्धन करवाए थे। एवी पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में था और अगर अतीत में उस और एजरा के साथ उसके कड़े मुकाबले न हुए होते तो शायद वह कुछ ही चालों में हार जाता। सौभाग्य से उसे इस तरह के प्रतिद्वंदी से निपटने का सबसे अधिक अनुभव था और कठोर प्रकाश ढाल से मिली अतिरिक्त सुरक्षा उसे लड़ाई में बने रहने में मदद कर रही थी। फिर भी छिपने के लिए ज्यादा जगह न होने और जवाबी हमला करने के लिए लगभग कोई गुंजाइश न होने के कारण एवी के थक जाने और पकड़े जाने में बस कुछ ही समय बाकी था। इधर उधर भागना बंद करो चूहे, इनिक्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने दस्ताने वाले हाथ को जमीन पर पटका, जहां कुछ ही पल पहले एवी था। उसके चेहरे पर जो भी शालीनता झलक रही थी, वह पूरी तरह गायब हो गई थी और उसकी जगह एक हिंसक उग्र योद्धा ने ले ली थी। एवी ने उसे इतना क्रोधित कर दिया था कि इनिक्स को बस वही निशाना दिख रहा था जिसे वह चीर फाड़ देना चाहता था। धत्तेरे की, एवी इधर उधर भाग रहा था और दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। तभी इनिक्स ने अचानक अपना एक हाथ ऊपर उठाया और दस्ताने के बीचों बीच से एक जानी पहचानी चमक निकलने लगी। एवी को इस हथियार की सही बनावट का पता नहीं था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि इसे एक शक्तिशाली विस्फोटक लेजर निकलती है, जिसे वह एजरा की कठोर प्रकाश ढाल से खुद को बचाने के बावजूद भी मुश्किल से झेल पा रहा था। जाहिर है, इस हमले में काफी ऊर्जा खर्च होती है, वरना इनिक्स लगातार तब तक हमला करता रहता जब तक एवी गिर न जाता। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि पहले और दूसरे बार के बीच का अंतराल अभी समाप्त हुआ था और एवी एक बार फिर उस शक्तिशाली प्रहार का शिकार हो गया। खुद को संभालते हुए उसने जोरदार प्रहार का इंतजार किया, लेकिन वह आया ही नहीं। इनिक्स ने बीच में ही वार रोक दिया था और अब एवी की ओर तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि एवी ने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमा लिए थे। पता नहीं ये कारगर होगा या नहीं, लेकिन यही मेरा एकमात्र विकल्प है। एवी को फुर्तीला रहना था और इनिक्स की अगली चाल का हमेशा अनुमान लगाते रहना था कि वह अपने सामने मौजूद कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज प्रतिद्वंदी से आगे रह सके। फिर भी वह एक स्पष्ट धोखे में आ गया था और खुद को एक प्रतिकूल स्थिति में फंसा हुआ पाया था। इनिक्स पहले से ही जानता था कि एवी अपने कठोर प्रकाश कवच से उसके दूर से किए गए हमले को रोक सकता है, इसलिए जब उसका प्रतिद्वंदी हमले के लिए तैयार था, तब ऐसी चीज का इस्तेमाल करना जिसका चार्ज होने में काफी समय लगता हो व्यर्थ था। बेशक एवी के पास भी अपनी कुछ तरकीबें थीं और उसने एक बड़ा कदम पीछे हटकर अपने कठोर प्रकाश कवच को अपने सामने जमीन पर पटक दिया। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया, यह मत सोचना कि तुम उस चीज के पीछे छिप पाओगे। इनिक्स चिल्लाया। एवी को आखिरकार अपने हाथों में लेने की कल्पना करते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। लेकिन वह एक छोटी सी बात भूल गया था। जब एवी ने एक कदम पीछे लिया तो उसकी बैग से एक छोटी गोलाकार वस्तु गिर गई और ठीक उसके सामने आ गिरी। यह एक लेजर ग्रेनेड था जो तैयार था और फटने के लिए तैयार था। जब इनिक्स एवी से सिर्फ एक कदम दूर था तो एक तेज लाल रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया। एवी ने जितना हो सके अपने कवच से सटकर खुद को सटा लिया और धमाके के असर से अपने पैरों को पीछे की ओर फिसलते हुए महसूस किया। धत्तेरे की, कितना दर्द हो रहा है। एवी ने मन ही मन चीखा जब उसने अपने पास से गुजरती तेज रोशनी को महसूस किया। अपने लड़ाकू कपड़ों और व्यक्तिगत शील्ड जनरेटर की बदौलत वह धमाके के सबसे बुरे असर से बच गया, लेकिन उसकी खुली त्वचा थोड़ी झुलस गई। फिर भी वह अपने हथियार से हुए हमले को झेलने में कामयाब रहा। एजरा से मिली कठोर प्रकाश ढाल ने हमले का पूरा असर झेल लिया और उसकी अन्य सुरक्षाओं ने उसे जलने से बचा लिया। तेज रोशनी के थम जाने के बाद सवाल यह था कि इनिक्स बच पाया या नहीं। एवी जानता था कि उस आदमी के पास अपना एक शक्तिशाली व्यक्तिगत शील्ड जनरेटर था, लेकिन ये बेतुका था कि जब इनिक्स ग्रेनेड के ठीक ऊपर था तब वह ऐसे हमले को पूरी तरह से रोक सकता था। हालांकि एवी की उम्मीदों के विपरीत इनिक्स को हमले में जरा भी चोट नहीं आई। उसके दस्तानों से निकलने वाले एक अप्रत्याशित हरे ऊर्जा क्षेत्र ने उसके शरीर को घेर लिया था और ऐसा लग रहा था कि इसने किसी तरह उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। मुझे नहीं पता कि वह किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन काश मेरे पास भी यही तकनीक होती। एवी ने अपने शरीर की थकावट महसूस करते हुए सोचा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसने इनिक्स को भी उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। उसे बचाने वाली ढाल बनाने के लिए उसे अपने पहने हुए दस्तानों और उन्हें शक्ति प्रदान करने वाले जनरेटरों को ओवरलोड करना पड़ा था। इसके बाद वे उसके हाथों के चारों ओर धातु के टुकड़े मात्र रह जाएंगे, जिनमें कोई विशेष गुण नहीं होंगे। उसके ढाल जनरेटर को भी भारी नुकसान हुआ था और वह फिलहाल निष्क्रिय था क्योंकि वह अपने द्वारा उत्सर्जित किए जा सकने वाले बल क्षेत्र को फिर से बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति जुटाने का प्रयास कर रहा था। कुल मिलाकर एवी की खतरनाक चाल के बाद दोनों लगभग बराबर की स्थिति में थे। देखते हैं अब वो इससे कैसे निपटता है। एवी ने झटपट अपनी लेजर पिस्तौल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। उसका शील्ड जनरेटर निष्क्रिय था, इसलिए हर गोली अगर निशाने पर लगती तो जानलेवा साबित होती और इनिक्स को एवी की गोलियों की दिशा का अंदाजा लगाने और बार-बार बचने के लिए अपनी गति और फुर्तीली प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ा। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 136 एजरा का दृढ़ संकल्प। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एजरा के शरीर में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई जब उसने अपने घर से बाहर निकले हथियार को देखा। किसी भी पाइप की तरह घाव से बैंगनी रंग का खून बहने लगा और अगर भाला निकाल दिया जाता तो खून का बहाव फव्वारे की तरह तेज हो जाता। एजरा जैसे व्यक्ति के लिए भी यह वाकई एक गंभीर घाव था। वह महसूस कर सकता था कि उसके कुछ आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अगर उसे इलाज नहीं मिला तो यह चोट जानलेवा साबित हो सकती थी। फिर भी जब ओलिविया ने अपना भाला वापस खींचने और अंतिम प्रहार करने की कोशिश की तो एजरा ने नीचे झुककर अपने शरीर से बाहर निकले भाले को पकड़ लिया। अपनी पूरी इच्छाशक्ति और ताकत जुटाकर उसने उस कठोर और हल्के भाले को वहीं रोके रखा जबकि वह अपने दुनिया में झटके खाकर और अधिक नुकसान पहुंचा रहा था। पीड़ा लगभग उसे लकवाग्रस्त कर रही थी, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। अब रुकने का मतलब उसके लिए मौत और उसके दोस्त की गुलामी जारी रखना था। अपने खाली हाथ से वह मुड़ा और अपनी कोहनी ओलिविया पर मारी। जब ओलिविया अपना हथियार उठाने की कोशिश कर रही थी तब एजरा ने उसकी ठोड़ी पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार से एक भयानक चटकने की आवाज आई और जब एजरा ने पूरी तरह मुड़कर उसका सामना किया तो उसने देखा कि उसका जबड़ा टूटकर अपनी जगह से हट गया था। इससे उसका सुंदर चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था और वैसे तो एजरा को आमतौर पर इस बात का दुख होता, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी।
मानो कोई घायल जानवर गुस्से में भड़क उठा हो, एड्रा ने ओलिविया पर झपट्टा मारा, जो अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए लड़खड़ा रही थी। एक जोरदार मुक्के से उसने ओलिविया के धड़ पर वार किया और उसे गलियारे में दूर फेंक दिया। कई मीटर तक वह बेजान होकर हवा में उड़ती रही, जब तक कि वह पीछे की मजबूत धातु की दीवार से जोर से टकरा नहीं गई। एड्रा ने देखा कि जमीन पर बेसुध पड़ी ओलिविया के नीचे लाल खून जमा हो रहा था। जोरदार प्रहार से उसका सिर फट गया था और अब वह बुरी तरह खून बह रही थी। अपनी दुश्मन को गिरा हुआ देखकर एड्रा ने दांत पीसते हुए अपने पेट में फंसा भाला बाहर निकाला। खून बह रहा था और नजारा बेहद भयावह था, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। अपनी पीठ से कसकर बंधे एक छोटे से बैग से उसने एक आपातकालीन चिकित्सा पैड निकाला, जिससे उसने घाव को सील किया और रिकवरी नैनो मशीन का इंजेक्शन लगाया, जो उसके रक्त में प्रवेश कर गया और तुरंत उसके घावों को भरने का काम शुरू कर दिया। आपातकालीन उपचार पूरा करते ही एड्रा की अंतरात्मा ने उसे आगाह किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और वह जानता था कि अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना चाहिए, भले ही उसे यह पता न हो कि उसकी आशंका कहां से आ रही है। आखिरी क्षण में उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, तभी एक तेज किरण उसके पास से गुजरी। किरण उसके गाल को हल्का सा छूकर निकल गई और एक गहरा जलन का निशान छोड़ गई। कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो जाने के बावजूद ओलिविया ने तुरंत खुद को संभाला और अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। उसके दाहिने हाथ में एक लेजर पिस्तौल थी और वह बड़ी मुश्किल से जमीन से उठ रही थी ताकि लड़ाई जारी रख सके। काश तुम नीचे ही पड़ी रहती, एड्रा ने भारी सांस लेते हुए कहा। जाहिर है ओलिविया भी यही चाहती, अगर वह बेहोश रहती तो सबमिशन इम्प्लांट के सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं होती। दुख की बात है कि जब तक वह होश में थी, उसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनकार करने पर उसकी मौत ही तय थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, पहले बार का इंतजार करते रहे। आखिरकार ओलिविया ने अपने हथियार का ट्रिगर दबाया और गोली चला दी। अगर वह ज्यादा देर करती तो उसके दिमाग में लगा इम्प्लांट से आदेशों का पालन न करने का प्रतिरोध मान सकता था। हालांकि एड्रा इसी पल का इंतजार कर रहा था। लगभग अदृश्य हरकतों के साथ उसने अपना भाला घुमाया और अपनी ओर आ रही लेजर को रोक दिया। यह एक मुश्किल तकनीक थी जिसमें हथियार की दिशा को समझने और लेजर के चलने के समय का अनुमान लगाने की क्षमता जरूरी थी, लेकिन एड्रा को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। उसने बार-बार ओलिविया के लेजर हमलों को नाकाम किया। ओलिविया की हालत इतनी खराब थी कि वह तेजी से हिल नहीं पा रही थी, इसलिए वह लगातार गोली चलाकर एड्रा को गिराने की कोशिश करती रही। जाहिर है उसके कुछ बार निशाने पर लगे, क्योंकि उसने तेजी से और सोच समझकर निशाना साधा और फायर किया। फिर भी एड्रा ने जल्दी हुई किरणों के दर्द को सहा। उसने सिर्फ उन्हीं किरणों को रोका जो जानलेवा या कमजोर करने वाली साबित हो सकती थी। जब तक वह ओलिविया के पास पहुंचा, उसके शरीर के किनारों, कंधों और अंगों पर भयानक जलन के निशान थे। अब खेल खत्म। अपने हथियार की एक चमक से एड्रा ने अपने प्रतिद्वंदी की लेजर पिस्टल को काट डाला। अब वह बेकार हो चुकी थी। ओलिविया ने बंदूक फेंक दी और तेजी से अपनी बैग से एक लड़ाकू चाकू निकाला और आगे बढ़ी। अपनी चोटों को ध्यान में रखते हुए भी उसका वार इतना तेज था कि कई अनुभवी लड़ाकों को भी गिरा सकता था। लेकिन एड्रा को लगा कि यह बस आखिरी हताशा भरा वार है। उसने अपने बाएं हाथ से ओलिविया की बांह पकड़ी और उसे पीछे की दीवार पर दे मारा। इससे उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसे अपना आखिरी हथियार भी छोड़ना पड़ा। अंत तक संघर्ष करते हुए उसने एड्रा को उसी जगह लात मारी जहां उसके भाले ने उसे घायल किया था। डर की एक नई लहर ने उसे झकझोर दिया, लेकिन अब जब उसने अपने दुश्मन को पकड़ लिया था तो उसने उसे छोड़ा नहीं। जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तब तक सो जाओ, एड्रा ने कहा और उसका सिर पीछे की मजबूत दीवार पर दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। जीते ही एड्रा जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। इतने लंबे समय बाद उसने इतनी भीषण लड़ाई लड़ी थी। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 137 बेईमानों की दुर्दशा। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी करो और सारा डेटा इकट्ठा करो। लॉर्ड निकोस चाहते हैं कि यह सामग्री स्टेशन से जितनी जल्दी हो सके हटा दी जाए। ऑर्बिटल स्टेशन की प्रयोगशाला में घुसने के कुछ ही समय बाद कसेंड्रा, जैस्मीन और काइडेन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जैसे ही वे चुपके से पास पहुंचे और कमरे में रखे कुछ बड़े उपकरणों के पीछे छिपे, उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने खुद को इनिकुस का सहायक बताया था। वह गार्डों और प्रयोगशाला सहायकों के एक समूह पर चिल्ला रहा था जो बेईमानों को उसके काम में मदद कर रहे थे। एवी को उस जगह तक पहुंचाने के बाद जहां इनिकुस इंतजार कर रहा था, वह आदमी लड़ाई शुरू होने से पहले ही चुपके से निकल गया और यहां आकर बेईमानों जिस अधूरे एमिटर पर काम कर रहा था और परियोजना से संबंधित सभी डेटा को सुरक्षित करने लगा। जहां तक कैद इंजीनियर की बात है, वह इस समय बंधा हुआ था और उसे निगरानी में तैनात गार्डों में से एक ने उसे पकड़ रखा था। मुझे लगता है कि वह शायद विडो का चाचा है, कसेंड्रा ने धीरे से कहा। खैर, मुझे तो आसपास कोई और व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। तो हाँ, मैं इस पर शर्त लगा सकता हूं, काइडेन ने व्यंग्य से जवाब दिया। अगर हालात ऐसे न होते तो शायद अभी उन दोनों के बीच भाई बहन की लड़ाई हो रही होती, लेकिन कसांड्रा ने अपने भाई से उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। वहां 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से कम 13 लड़ाके थे। उनके पहनावे और साजो सामान से यही लग रहा था। बाकी लोगों में से 6 शोधकर्ता लग रहे थे, एक इनिकुस का सहायक था और आखिरी व्यक्ति खुद बेईमानों था। यह मुश्किल होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि हम विडो के चाचा को नुकसान पहुंचाए बिना इतने लोगों को संभाल पाएंगे। जैस्मीन की चिंताएं जायज थी और यही मुख्य कारण था कि न तो कसांड्रा और न ही काइडेन ने अभी तक कोई कदम उठाया था। अगर वे कुछ कहने से शुरुआत करते तो वे अपने दुश्मनों को भ्रमित कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से बेईमानों निश्चित रूप से बीच में फंस जाता। सिर्फ गोलीबारी की बात करें तो वे कुछ ही लोगों को मार गिरा पाते, इससे पहले कि बाकी लोग जवाबी कार्रवाई करते और अपनी संख्या का फायदा उठाकर उन पर हावी हो जाते। बेशक कसेंड्रा और काइडेन आमने सामने की लड़ाई में काफी माहिर थे, लेकिन इससे उनके बचाव के लक्ष्य को भी खतरा हो सकता था। लेजर हमलों से बचे हुए ये सोचना लगभग नामुमकिन था कि कोई पीछे है या नहीं। शायद हम इसका फायदा उठा सकते हैं, काइडेन ने कमरे में रखे एक उपकरण की ओर इशारा करते हुए कहा। काइडेन जिस ओर इशारा कर रहा था उसे देखकर कसेंड्रा और जैस्मीन ने एक बड़ा यांत्रिक उपकरण देखा जो एक विशाल हाथ जैसा था, जिसका इस्तेमाल भारी सामान या ऐसी चीजें उठाने के लिए किया जाता था जिनके पास जाना लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। चुपचाप और जल्दी से इनिकुस का सहायक अभी भी बेईमानों द्वारा बनाए जा रहे किसी भी चीज से संबंधित सामान इकट्ठा करने में व्यस्त था। उसी दौरान उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। जब कसेंड्रा और काइडेन ने सशस्त्र गार्डों पर सबसे अच्छी स्थिति ले ली तो जैस्मीन चुपके से उस मशीन के पास गई जो उनकी मदद करने वाली थी। सौभाग्य से वह मशीन अभी भी चालू थी और निष्क्रिय अवस्था में थी, उसे चालू करने के लिए किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, नियंत्रण काफी सरल लग रहे हैं, मैं इसे कर सकती हूँ, जैस्मीन ने खुद को प्रोत्साहित करते हुए धीरे से कहा। जैसे ही उसने उपकरण चालू किया, उसने कई कमांड डाले और वह जाना चालू हो गया। कहने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी मशीन जिसे निष्क्रिय होना चाहिए था, ने कमरे में मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। हालांकि इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, जैस्मीन ने उस विशाल यांत्रिक भुजा को घुमाया और विडो के चाचा को पकड़े हुए गार्ड पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार की ताकत से वह आदमी हवा में उड़ गया और उसके कब्जे में मौजूद कैदी जमीन पर गिर पड़ा। जैस्मीन को इस कठोर व्यवहार के लिए बुरा लगा, लेकिन उसे बाद में माफी मांगनी पड़ी। उपकरण का उपयोग करके उसने बेईमानों को उठाया और उसे मशीन के नियंत्रण क्षेत्र की ओर वापस लाने का आदेश दिया। उस घटिया चीज को रोको, इनिकुस के सहायक ने चिल्लाते हुए कहा, जब उनके महत्वपूर्ण बंदी को ले जाया जा रहा था। लेकिन ये योजना का केवल पहला भाग था। अब जब विडो के चाचा को नुकसान पहुंचाने का कोई खतरा नहीं था, तो कसांड्रा और काइडेन ने गार्डों, सहायकों और इनिकुस के सहायक पर कई धमाका और स्टन ग्रेनेड फेंके। तेज रोशनी, जोरदार आवाज और बिजली के झटके बंदी बनाने वालों पर बरस पड़े और उनमें से कई तुरंत हमले में गिर पड़े। फिर भी कुछ गार्ड घायल होने से बच गए और उन्होंने जवाबी हमला शुरू कर दिया। कसांड्रा और काइडेन ने बचे हुए लोगों से लड़ते हुए कमरे में लेजर चलानी शुरू कर दी। एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ में एक भड़का हुआ धमाका बेईमानों को खींचने वाले फैले हुए हाथ से टकराया और मशीन खराब हो गई और बंधे हुए व्यक्ति को नीचे गिरा दिया। जैस्मीन उसे खुद पकड़ने के लिए उठी, लेकिन एक गार्ड ने उसे देख लिया और लेजर फायर से उसे नीचे गिरा दिया। जब युद्ध की अफरा-तफरी में सबका ध्यान लगा हुआ था, तभी इनिकुस का सहायक होश में आया और उसने देखा कि बेईमानों लगभग 12 मीटर दूर जमीन पर बंधा पड़ा है। उसने अधूरा एमिटर पहले ही एक बचाव पोत में स्थानांतरित कर दिया था और अधिकांश दस्तावेज उसके पास मौजूद डेटा ड्राइव में संग्रहित थे। उसे बस बेईमानों को सुरक्षित करना था और भाग निकलना था। लगभग मूर्खतापूर्ण साहस के साथ वह सिर झुकाए दौड़ा और कमरे में प्रकाश की लकीरों के बीच अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। रुको, तुम उसे लेकर कहीं नहीं जा सकते, जैस्मीन चिल्लाई जब उसने उस आदमी को बेईमानों को उठाने की कोशिश करते देखा। वही गोली चलाने में कामयाब रही जो उस आदमी को छूकर निकल गई, लेकिन जैसे ही कुछ गार्डों ने उस पर गोलीबारी शुरू की, उसे मजबूरन उस मशीन के पीछे छिपना पड़ा जिसका इस्तेमाल बाहर लेने के लिए कर रही थी। उसके बाद उसने देखा कि सहायक बेईमानों को कमरे से बाहर खींच कर ले जा रहा है, जबकि भयंकर गोलीबारी जारी थी। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो वह आदमी विडो के चाचा को लेकर भाग जाएगा। जैस्मीन ने कसेंड्रा और काइडेन से जुड़े संचार उपकरणों में कहा। जोश से भरकर बोयस भाई बहनों ने अपने विरोधियों को हराने के लिए जमकर लड़ाई लड़ी और बड़े जोखिम उठाए, और 1 मिनट से भी कम समय में कसेंड्रा, जैस्मीन और काइडेन ही बचे थे। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 138 विडो की नैतिक दुविधा।
नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी ने अपनी लेजर पिस्तौल से इनिकोस पर लगातार गोलियां बरसाईं, जबकि इनिकोस अपनी विशालकाय के बावजूद असंभव सी लगने वाली तेजी से इधर-उधर भाग रहा था। जब भी एवी की कोई गोली उसे लगने वाली होती, वह अपने बेकार हो चुके दस्तानों को निकालकर किरणों को मोड़ देता। ये किसी बेहद घनी और चमकदार धातु से बने होंगे। मैंने अपनी पिस्तौल को पूरी ताकत पर सेट कर रखा है, फिर भी मैं इन्हें भेद नहीं पा रहा। एवी ने सोचा, उसके माथे से पसीना बह रहा था और उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया और इनिकोस पर उसका दबाव थोड़ा कम हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर इनिकोस ने अपने गिरे हुए साथियों में से एक हथियार उठाया और एवी पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। एजरा की कठोर प्रकाश ढाल को जल्दी से अपने सामने खींचकर एवी ने अपनी उड़ारी गोलियों को झेला और जवाबी फायरिंग की। फिर भी उसका एक तरफा हमला अब खत्म हो चुका था और वह और इनिकोस एक जानलेवा संघर्ष में उलझे हुए थे। जब ये सब चल रहा था, ब्रिटो जमीन पर रेंग रहा था और खुद को सबसे दूर रखने की कोशिश कर रहा था। उसने शुरुआत में एवी की मदद की थी, लेकिन उसे मौजूदा लड़ाई में शामिल होने का कोई मौका नहीं दिख रहा था और अगर होता भी तो वह इतना डरा हुआ था कि ऐसा नहीं कर पा रहा था। अगर मैं सामने आया तो मुझे पता है कि मुझे गोली मार दी जाएगी। मुझे बस यही उम्मीद करनी है कि एवी जीत जाए या उसके दोस्त जल्दी आ जाएं। ब्रिटो दुबक कर देखता रहा कि आगे क्या होता है, लेकिन जितना ज्यादा वह चुपचाप खड़ा रहा, स्थिति उतनी ही बिगड़ती गई। एवी घायल हो गया था और लड़ाई जितनी लंबी खींची गई, बहुत नहीं थकता गया। शारीरिक क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई में इतनी देर तक टिके रहना सराहनीय था, लेकिन उसकी सहनशक्ति अब साथ नहीं दे पा रही थी। अविश्वसनीय फुर्ती के साथ इनिकोस इधर-उधर दौड़ रहा था और कई कोनों से एवी पर हमला कर रहा था, जबकि एवी को खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक मुद्रा में रहना पड़ रहा था और अपनी कठोर प्रकाश ढाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। राहत की बात सिर्फ ये थी कि इनिकोस उससे दूरी बनाए हुए था। उसे अभी भी एवी द्वारा लेजर ग्रेनेड से किए गए पिछले धोखे की याद थी और वह दोबारा ऐसे ही किसी हमले का सामना नहीं करना चाहता था। जैसे-जैसे लड़ाई तेज होती गई, एवी की रक्षा करने वाली कठोर प्रकाश ढाल में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली उपकरण था और लगभग किसी भी प्रकार के हमले को झेल सकता था, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही चुकानी पड़ती थी। कठोर प्रकाश की वस्तुएं बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करती हैं और इतने सारे वार झेलने के बाद एजरा द्वारा एवी को दी गई ढाल अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी। जैसे ही उपकरण को सक्रिय रखने वाला ऊर्जा क्षेत्र कमजोर पड़ा, एवी ने खुद को बिना किसी सुरक्षा के पाया। इसके बाद उसने जमकर मुकाबला किया और इनिकोस पर कुछ वार भी किए, लेकिन अंततः वह उस विशालकाय व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया और उसके पेट पर लात पड़ी। इस जोरदार प्रहार से एवी पीछे की ओर उड़ गया और खांसते कांपते हुए जमीन पर घिसता चला गया। क्या तुमने कहा था कि अगर मैं दर्द नहीं सहना चाहता तो आत्मसमर्पण कर दूं? लगता है तुम अपने शब्दों पर खरे नहीं उतरे। इनिकोस ने धीरे-धीरे एवी की ओर बढ़ते हुए कहा। आखिरी हताश प्रयास में उसने अपनी बैग से एक और ग्रेनेड निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथियार तक हाथ बढ़ाया, उसे अपनी बांह पर जोरदार चोट लगी। इनिकोस तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उस पर पैर पटक दिया। उसकी रेडियस और अना हड्डियां चकनाचूर हो गईं। एवी दर्द से चीख उठा क्योंकि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दुर्भाग्यवश डर की एक और तेज लहर आई जिसने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। इनिकोस ने अपना पैर जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया और अभी पहुंचाई गई गंभीर चोट को और बढ़ा दिया। जब मैं तुमसे निपट लूंगा तो मैं अपने बाकी सैनिकों से तुम्हारे छोटे दोस्तों को इकट्ठा करवाऊंगा और तुम्हें उनके सामने तोड़-फोड़ कर पेश करवाऊंगा। फिर मैं उन सबको तुम्हारे सामने तब तक करवाऊंगा जब तक चीख-चीख कर उनकी आवाज बैठ न जाए। जब ये सब हो जाएगा तब मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरा मूड कैसा है। इनिकोस ने अपने चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने एवी का चेहरा पकड़ा और उसका मुंह जबरदस्ती खोल दिया। जैसा उसने कहा था, वह सबसे पहले उसकी जीभ निकाल लेगा। जाहिर है, एवी बिना कुछ प्रतिरोध किए हार मानने वाला नहीं था और हालांकि यह एक घटिया वार था, उसने किसी तरह अपना एक पैर छुड़ा लिया और अपने घुटने से शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक पर जोरदार वार किया। इसमें कोई शक नहीं था कि इनिकोस को वाकई इसका एहसास था और एवी जैसे ही चटपटाया तभी उसने महसूस किया कि एक ठंडे धातु के हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया है। एक भयानक टूटने की आवाज आई जब इनिकोस ने एवी का पैर तोड़ दिया। वही पैर जिसे उसने अभी उस आदमी के गुप्तांगों पर घुटने से वार किया था। एवी दर्द से कड़ा उठा और उसने अपने दूसरे पैर से उस आदमी के चेहरे पर लात मारी, जिससे उसकी नाक टूट गई। उनकी लड़ाई पहले से पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। अब वे किसी भी अत्याधुनिक हथियार या उपकरण से नहीं लड़ रहे थे। अफसोस की बात है कि एवी स्पष्ट रूप से नुकसान में था। इनिकोस के उन्नत शरीर के विपरीत वह एक सामान्य व्यक्ति था जिसका शरीर अच्छी तरह से प्रशिक्षित था। उसके दो टूटे हुए अंगों और अत्यधिक थकावट को देखते हुए ये जल्दी संभव था कि वह प्रतिरोध न कर सके। ब्रिटो इस पूरी लड़ाई को देख रहा था और वह जानता था कि उसे मदद के लिए कुछ करना होगा, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। उसके सामने इनिकोस के लिए काम करने वाले एक गार्ड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लेजर पिस्तौल थी। फिर भी वह उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था और वह जानता था कि इस समय उसे यही करना होगा। मैं यह नहीं कर सकता, ब्रिटो ने बंदूक उठाते हुए सोचा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नजर एवी से मिली जब इनिकोस ने उसे फिर से नीचे गिरा दिया। इस बार उसके पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। ये देखकर और उसे मिली सारी मदद के साथ-साथ एवी के हारने पर अपने अंजाम को याद करते हुए ब्रिटो ने हथियार उठाया और इनिकोस पर निशाना साधा। आंखें बंद करके उसने ट्रिगर दबा दिया। आगे क्या हुआ, ये देखने में वह समर्थ था। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 139 जैस्मीन का अल्टीमेटम। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। प्रयोगशाला में लड़ाई खत्म होते ही कसेंड्रा, जैस्मीन और काइडेन इनिकोस के सहायक की तलाश में निकल पड़े। गलियारे के पहले चौराहे पर पहुंचते ही काइडेन गुस्से से बोला, धिक्कार है, वो किस तरफ गया? वे ज्यादा पीछे नहीं थे और जिसका पीछा वे कर रहे थे वो घायल था, इसलिए उसे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। फिर भी वो नजरों से ओझल हो गया था और पता नहीं वो किस तरफ गया होगा। कसेंड्रा ने अपनी तेज सुनने की शक्ति से ध्यान से सुना, लेकिन स्टेशन में इतनी आवाजें गूंज रही थी कि वो अपने लक्ष्य का पता नहीं लगा पा रही थी। जैस्मीन ने अपने सामने के 3 रास्तों पर नजर डालते हुए कहा, मुझे ये सुझाव देते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हमें अलग-अलग जाना पड़ सकता है। अगर वे सभी अलग-अलग दिशाओं में जाते तो इनिकोस के सहायक और बेईमानों को ढूंढने की उनकी संभावना बहुत बढ़ जाती। हालांकि कसेंड्रा और काइडेन ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे। वे इस समय दुश्मन के इलाके के बीचों बीच थे और अकेले जाने से वे काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाते। फिर भी समय बीतता जा रहा था और हर एक सेकंड जो वे बर्बाद कर रहे थे, ब्रिटो के चाचा को उनसे दूर ले जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हमें से किसी का भी सामना किसी दुश्मन से होता है तो हमें भागने और निडरों की ओर वापस जाने को प्राथमिकता देनी होगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए मरने का कोई मतलब नहीं है, कसांड्रा ने अनिच्छा से कहा। उसके बाद वे सभी अलग-अलग रास्ते चुनकर तेजी से आगे बढ़ने लगे, इनिकोस के सहायक से मिलने और बेईमानों को बचाने की उम्मीद में। जैस्मीन जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, दौड़ी और उस आदमी पर नजर रखे हुए थी जिसे उसने ब्रिटो के चाचा को घसीटते हुए देखा था। संयोग से जब वह एक गलियारे से गुजर रही थी और चारों ओर देख रही थी, तो उसने उस गलियारे के अंत में किसी को मुड़ते हुए देखा जिसमें वह अभी दाखिल हुई थी। पूरी लगन से वह उस व्यक्ति के पीछे दौड़ी। हालांकि जैसे ही वह कोने से मुड़ी, उसने अपनी ओर आती हुई एक तेज रोशनी देखी। लेजर उसके व्यक्तिगत शील्ड जनरेटर से टकराकर वापस उछल गया, लेकिन उसकी फुर्ती ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वह पीछे की ओर कूद गई ताकि वह नजर से ओझल हो जाए। तुम बच नहीं पाओगे, बस बेईमानों को छोड़ दो और आत्मसमर्पण कर दो। जब एलायंस पुलिस आएगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुमने सहयोग किया। जैस्मीन ने अधिकारी रहते हुए कई बार ऐसी ही बातें कही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इनिकोस का सहायक चुपचाप आ जाएगा। ऐसे हालात में आत्मसमर्पण करने वाले लोगों की गिनती वह एक हाथ की उंगलियों पर कर सकती थी। और जैसा उसने अनुमान लगाया था, यह उन दुर्लभ घटनाओं में से एक नहीं होने वाली थी। उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और जैस्मीन उसे दूर जाते हुए सुन सकती थी। अपने हौसले को मजबूत करते हुए उसने लेजर पिस्टल को दोनों हाथों से अपने शरीर के करीब पकड़ रखा था। जब वह तैयार हुई तो वह तेजी से वापस गलियारे में भागी और अपना हथियार ऊपर उठा लिया ताकि किसी भी क्षण गोली चला सके। लेकिन इनिकोस के सहायक ने अपनी बंदूक उसकी ओर तानने के बजाय उसे बेईमानों के सिर पर टिका रखा था, जिसे उसने ढाल की तरह अपने सामने पकड़ रखा था। वहीं रुक जाओ अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे दिमाग के टुकड़े-टुकड़े कर दूं, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। जैस्मीन को धमकी देते हुए भी वह लगातार पीछे हटता रहा। उसकी नजरें जैस्मीन से हटी नहीं थी। अगर उसने जैस्मीन को कोई भी आक्रामक हरकत करते देखा तो वह अपनी धमकी को अंजाम देने के लिए तैयार था। ठीक है, चलो चीजों को शांत करने की कोशिश करते हैं और ऐसा कुछ नहीं करते जिसका हम दोनों को बाद में पछतावा हो। जैस्मीन ने अपना हथियार नीचे कर लिया और स्थिति को शांत करने की कोशिश में अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर भी इनिकोस के सहायक ने सतर्कता कम करने का कोई संकेत नहीं दिया और चलता रहा। उसे एक मंजिल की ओर जाना था और वह किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। जितना ज्यादा समय वह लेता, उतनी ही ज्यादा संभावना थी कि कोई और आकर उसे रोक ले।
मुझे उम्मीद थी कि वह मुझ पर हथियार तानने की कोशिश करेगा, लेकिन लगता नहीं कि वह लड़ना चाहता है। मुझे लगता है कि उसे अपने निशानेबाजी कौशल पर भरोसा नहीं है। जैस्मिन ने उस आदमी के साथ कदम मिलाकर चलते हुए सोचा। मौका मिलते ही वह कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह जानती थी कि लड़ाई शुरू करने से वह जिसे बचाने की कोशिश कर रही थी, उसकी मौत हो जाएगी। जब तक वह उसका पीछा करती रही, इस बात की अच्छी संभावना थी कि उसके साथियों में से कोई उन्हें ढूंढ ले और जब उसका ध्यान उस पर हो, तब उसके सहायक को मार गिराए। बदकिस्मती से कुछ मिनटों बाद भी कोई और उनके पास नहीं आया और वे एक एलॉक से कुछ ही मीटर दूर थे जहां एक जहाज खड़ा था। अपनी जगह का पता चलने पर जैस्मिन को इनिको उसके सहायक की योजना स्पष्ट हो गई। वह विवांडो और उस आदमी द्वारा रची जा रही किसी भी तरह की साजिश को स्टेशन से बाहर ले जाने वाला था। मैंने सोचा था कि तुम काउंट इनिको की वफादार सहायक हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे इस तरह छोड़ सकती हो? मुझे ऐसा करने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं उसके जन से ही उसके साथ रहा हूं और मैंने उसके पिता का भी वफादारी से साथ दिया है। लेकिन मेरा असली कर्तव्य इससे पहले आता है। मैंने उसे पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए मुझे खुद ही यह मामला संभालना होगा। अब तक चुप रहने के बावजूद अपने धोखे का सामना करते हुए इनिको उसके सहायक को अचानक खुद का बचाव करने की जरूरत महसूस हुई। हालांकि उसके जवाब ने जैस्मिन के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि तुम वास्तव में किसी और के लिए काम करते हो, तो तुम बस एक धोखेबाज चूहे हो। यह मत सोचो कि तुम मुझे उकसा सकते हो। मैं हमेशा एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रही हूं, एक ऐसा लक्ष्य जो पूर्व काउंट डायनासोर और लॉर्ड इनिकोस दोनों का साझा लक्ष्य है। दुख की बात है कि मेरे स्वामी हमारे उद्देश्य से भटक गए हैं। उनके क्रोध ने उनके विवेक को धुंधला कर दिया है, लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब मुझे आपसे थोड़ी बातचीत करने में मजा आया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इनिकोस के पूर्व सहायक के पीछे का एलॉक खुल गया और जहाज का भीतरी हिस्सा दिखाई दिया जो उनका इंतजार कर रहा था। इस समय जैस्मिन खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना हथियार फिर से उठा लिया। ओह, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? अगर नहीं, तो इसे नीचे रख दो, विवांडो के बंदी ने धमकी भरे लहजे में कहा। मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम उसे लेकर नहीं जा सकती। अगर मैंने तुम्हें उसे ले जाने और भागने दिया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया या उसे गोली मारी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हताशा से दांत पीसते हुए इनिकोस के पूर्व सहायक ने जैस्मिन की आंखों में देखकर समझ लिया कि वह कितनी गंभीर है। अगर इनिकोस को रोकना था तो वह विवांडो की बलि देने को भी तैयार थी। तुम तो बड़ी निर्दयी हो। मुझे लगा था कि तुमने इस स्टेशन में घुसपैठ करने का जोखिम उठाकर इस आदमी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम उसे इतनी आसानी से मरने देना चाहती हो। नहीं, मैं नहीं चाहती। अगर मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती तो मैं जरूर करती, लेकिन अगर तुम उसे उस जहाज पर ले जाओगी तो समझो वह मर ही गया। इसलिए जल्दी फैसला करो, क्या तुम आत्मसमर्पण करोगी या उसके साथ मरोगी? नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 140 एक भयावह विजय। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा था, उसकी जीप करने ही वाली थी। लड़ाई बहुत कठिन थी, उसने अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन अंत में वह इनिकोस की श्रेष्ठ शक्ति के आगे हार गया। एवी को इस बात का कोई शक नहीं था कि वह ज्यादा कुशल था, लेकिन वह अपने दुश्मन की उन्नत शारीरिक क्षमता पर काबू नहीं पा सका। बिल्कुल अंत में उसकी नजर गिट्टियों पर पड़ी और उसने देखा कि वह युवा बैटरीगन अपने सामने पड़े हथियार को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब उसने आखिरकार हथियार उठा लिया तो एवी को लगा कि शायद वह बच जाए। फिर भी जब उसने गिट्टियों को अपनी आंखें बंद करते देखा तो उसे समझ आ गया कि सब खत्म हो गया है। उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह काफी अच्छा नहीं था। तभी एक तेज रोशनी चमकी। एक ऐसे काम में जो एक नौसिखिया भी नहीं कर सकता, गिट्टियों ने बिना देखे अपने हाथ में पकड़े हथियार को चला दिया। फिर भी किसी चमत्कार या योजना के तहत वह किरण सीधे इनिकोस के सिर पर लगी और एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ चली गई। उसका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और काम करने की हालत में नहीं था और इनिकोस अचानक बेजान होकर गिर पड़ा। शरीर में किए गए बदलावों से वह कितना भी मजबूत क्यों न हो गया हो, अधिकतम शक्ति से चलने वाले लेजर हथियार से सिर में गोली लगने पर कोई भी इंसान बच नहीं सकता था। धत्तेरे की कितना भारी है, एवी ने सोचा और अपने एक सही हाथ से उस बेजान शरीर को हटाने की कोशिश की जो अभी उस पर गिरा था। आखिरकार वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया, लेकिन यह अनुभव बिल्कुल भी सुखद नहीं था। वास्तव में यह शायद उसके जीवन का सबसे कठिन काम था, उसके टूटे हुए पैर और हाथ की वजह से। ग्रिटो, क्या तुम? एवी ग्रिटो से खुद को ठीक करने में मदद मांगने ही वाला था, लेकिन बीच में ही रुक गया जब उसने देखा कि ग्रिटो ने अभी चलाई हुई बंदूक गिरा दी थी और उसकी आंखों में खालीपन था। ये साफ था कि उसने जो किया था उसका बोझ उस पर एक साथ टूट रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा था, एक ऐसी सीमा जिसे वह कभी पार नहीं करना चाहता था। जब उसे कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं दिखी तो एवी ने खुद को हिलाने के लिए अपने कोट का कॉलर दांतों से कसकर पकड़ लिया। उसकी बैग पर एक थैली में कुछ आपातकालीन चिकित्सा सामग्री थी, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सी तरफ थी जहां उसका हाथ टूटा हुआ था। असहनीय दर्द के बावजूद उसे अपने दूसरे हाथ से ही सारा सामान निकालना पड़ा। थोड़ी मशक्कत के बाद उसने कुछ तेज असर करने वाली दर्द निवारक गोलियां निकाली और उन्हें खा लिया। जब उसके शरीर में एनेस्थेटिक के असर से दर्द कम होने लगा तो उसने रिकवरी नैनो मशीन से भरा एक इंजेक्शन निकाला और उसे अपने टूटे हुए हाथ पर पहनने लगा दिया। दर्द निवारक दवा लेने के बावजूद एवी को एक बार फिर असहनीय पीड़ा हुई क्योंकि उसे अपनी हड्डियों के जुड़ने का एहसास हो रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसने लगभग 1 मिनट तक दर्द सहा, जिसके बाद उसे बस हल्की सी पीड़ा महसूस होने लगी। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ और लेजर राइफल का सहारा लिया। अधिकांश चोटें ठीक हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे मेडिकल कॉर्ट में कुछ और समय तक आराम करना होगा। इस पूरे समय ग्रिटो 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया है। मैं समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, किसी की जान लेना आसान काम नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो यह नामुमकिन सा लगता है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई ग्रिटो, इसलिए इसके लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। इसके लिए मुझे धन्यवाद मत दो, मैंने अभी किसी को मार डाला। मैंने बहुत से भयानक काम किए हैं, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी यह पार नहीं करूंगा। ग्रिटो चिल्लाया और अपना सारा गुस्सा एवी पर निकाल दिया। हाँ, ये सच है कि तुमने इनिकोस को मार डाला, लेकिन कभी-कभी यही एक मात्र विकल्प होता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो वह मुझे टुकड़े-टुकड़े कर देता। फिर शायद वह तुम्हें निशाना बनाता और जिन लोगों को उसने अगवा करके गुलाम बनाया था वे उसके मोहरे बने रहते, जिनका वह इस्तेमाल करता और फिर फेंक देता। इसलिए तुमने जो एक जान ली है उसके बारे में मत सोचो, बल्कि उन सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने बचाया है। एवी जानता था कि उसके शब्द भले ही सच थे, लेकिन फिर भी खोखले थे। ग्रिटो इस समय भावनात्मक संकट से गुजर रहा था, लेकिन उसके पास उसे इसे उबरने देने का समय नहीं था। सरगना के मरने का मतलब यह नहीं था कि उनका काम खत्म हो गया था। अभी भी बहुत कुछ साफ करना बाकी था और कई दुश्मनों से निपटना था। हमें अभी भी तुम्हारे चाचा को ढूंढना है। तुमने हमें इसी काम के लिए रखा है, इसलिए तुम्हें इसे अंत तक पूरा करना होगा। अब थोड़ी देर और खुद को संभाल लो। अगर तुम चाहो तो बाद में थक कर गिर सकते हो, लेकिन यह न तो समय है और न ही जगह। यहाँ आने का कारण याद करके ग्रिटो ने खुद को संभाला। उसे और उसके चाचा को इन लोगों ने अगवा कर लिया था और जब ऐसा लगा कि उसके इकलौते परिवार को बचाने वाला कोई नहीं है, तो एवी और उसकी टीम ने उसके लिए खुद को खतरे में डालने का फैसला किया। बेशक वे यह मुफ्त में नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्रिटो को इनिकोस जैसी ताकतवर शख्सियत के खिलाफ जाने के लिए कोई और भारी का सैनिक मिलना मुश्किल होता, और अगर मिल भी जाता तो उनके सफल होने की संभावना लगभग न के बराबर होती। कसेंड्रा काइडेन, क्या हो रहा है? अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद एवी ने बाकी सभी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कसेंड्रा और काइडेन ने ही फोन उठाया। एड्रा और जैस्मिन चुप रहे। बोयस भाई बहनों ने जल्दी से बताया कि उन्हें अलग करने वाली घटना क्या थी और एवी ने सुनकर मुंह बनाया। अगर एड्रा और जैस्मिन उसका फोन नहीं उठा सकते तो इसका मतलब है कि वे या तो लड़ाई